हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग। ढीले हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, चलो। बीसीआर का अपना क्लास चल रहा था। ओके, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया एक बार पहले वो देख लेते हैं, और फिर आज हम क्या पढ़ेंगे, राइटिंग फॉर्मल मेल्स। मैं आपको बता दूं, ये आपके फाउंडेशन होने के बाद इंटर में तो ठीक है, इंटर का एग्जामिनेशन जब दे दोगे तो इसकी बहुत याद आएगी। जब अपनी आर्टिकलशिप करने जाओगे, वहां पे आपका सीनियर बोल देगा, भैया मेल लिखो क्लाइंट को, मेल लिखो। फिर आप जब पहला डालोगे, सब जन एक चीज जरूर लिख देंगे, डियर क्लाइंट का नाम। उसके बाद की जो सेकंड लाइन है, वहां से गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगी। जनरली जो ये सब चीजें स्किप कर देते हैं और या एकदम रट्टा मार देते, एक पर्टिकुलर लॉजिक नहीं समझते, तो उनको समझ में आएगा कि ये कोई भी जरूरी थोड़ी ना जो एग्जामिनेशन में पढ़ा है वो मेल लिखना है क्लाइंट को तो कोई भी मेल लिखा जा सकता है। तो हाउ टू फ्रेम इट, कैसा उसका फ्लो होना चाहिए, तो उसका अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप ये आर्टिकलशिप तक याद रखोगे, बट एटलीस्ट एक सीट तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके पहले देख लेते हैं अभी तक अपन ने क्या क्या कर चुका है। ठीक है, कम्युनिकेशन का ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। यहां से ध्यान दो, क्या हमने प्रिसाइज कर लिया? सर्कुलर, आर्टिकल, मेल और मिनट्स बचा है। ठीक है, चलो अभी अपन किस पे ध्यान दे रहे हैं? ईमेल पे। चलो ध्यान दो, ये बोल रहे हैं फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग क्या होना चाहिए। सबसे पहले बोलेगा फ्रॉम सेंडर्स ईमेल आईडी एड्रेस किससे आ रहा है, टू रिसीवर, सीसी में किसको रखना है, बीसीसी में किसको रखना है। देखो जी, अभी जो मेल के फॉर्मेट्स है ना, जो जीमेल, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये सब जो प्रोवाइड करते हैं, उसमें फ्रॉम टू हम थोड़ी ना लिखते हैं, वो तो अपने को सिर्फ सिलेक्ट करना पड़ता है। जो रिसेंट सर्च में आपको, अगर फॉर एग्जांपल गूगल में आप सर्च किए हो एक चीज पहले कभी, और 1 घंटे बाद वापस जा रहे हो, तो वो ऑटोमेशन हमें सजेशन दे देता है कि आप ये करना चाहते हो, तो फिर आप उसको सिलेक्ट करते हो। वैसे ईमेल में भी एक बार ईमेल डाल दिया, फिर आपने पहला अल्फाबेट डाला, वो सजेशन दे देगा, तो यू नीड टू सिलेक्ट। और मैं ही भेज रहा हूं तो मैं फ्रॉम खुद को कैसे सिलेक्ट करूंगा? नहीं, तो डायरेक्ट किसको सिलेक्ट करते हैं अपन वहां पे, टू को। फिर आएगा सीसी। सीसी का मतलब समझता है आपको? अरे फुल फॉर्म वाला नहीं, 12th वाला 10th वाला अभी छोड़ दो। कार्बन कॉपी सामने लिखा है बाबू, इसमें से थोड़ी ना समझ में आएगा। देखो क्या होता है, अगर मैं एक जन को मेल भेज रहा हूं, बट मैं चाहता हूं, मैंने कुछ काम किया और ये मैं अपने क्लाइंट को भेज रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि ये मैंने काम कर लिया, ये मैं जिसको भेज रहा हूं उसके बॉस को पता चल जाए, तो मैं उसको सीसी में सबसे पहले रखूंगा। जनरली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये फ्लो फॉर्मेट फॉलो करती है कि जो मेरा क्लाइंट है पहले उसके बॉस को प्रेफरेंस देंगे, फिर मेरे बॉस को। अब मेरा बॉस तो बहुत बड़ा हो सकता है, डायरेक्ट पार्टनर कोई पर्टिकुलर फर्म का, फिर डायरेक्टर, फिर मैनेजर, और फिर अगर मैं आर्टिकल हूं तो मेरा असिस्टेंट मैनेजर। तो मैं लाइन से सीसी कर दूंगा, इन सबको समझ जाएगा कि जो मेरा सब्जेक्ट है पर्टिकुलर ईमेल का, जो काम मैंने उनको भेजा है वो हो गया है। हमको सबको बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। ठीक है, सो ईमेल के थ्रू हम लोग सीसी कर सकते हैं। और सीसी और बीसीसी में, बीसीसी मींस ब्लैंक कार्बन कॉपी, सीसी और बीसीसी में एक ही डिफरेंस है, जब आप सीसी में किसी को रखोगे तो सबको पता होगा कि इसने किस किस को मार्क किया है सीसी में। अगर मैंने अपने क्लाइंट को भेजा, उसका बॉस देख रहा है, उसको पता है उसने मेरे को मार्क किया है, उसके बाद उसको ये भी पता है उसने अपने सीनियर, अपने असिस्टेंट में सबको। बीसीसी में आप 10,000 लोगों को रख दो, किसी को ये नहीं पता चलता कि मेरे साथ साथ ये ईमेल और किसको गया है। समझ में आया डिफरेंस? सीसी में सबको पता चल जाता है कि भाई ये ईमेल किस किस को गया है, बीसीसी में नहीं पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेंडिंग दिस ईमेल टू शाहरुख खान, किसको? शाहरुख खान को मैं एक ईमेल भेज रहा हूं, और मैंने पूरे अपने क्लास के स्टूडेंट्स को रख दिया, तो गुंजन को नहीं समझेगा, गुंजन है ही नहीं इधर, वो निर्जरा को नहीं समझेगा कि जानवी है कि नहीं ईमेल में, अरुंधति को नहीं समझेगा कि ऋतुजा है कि नहीं, किसी को नहीं समझेगा कि मैंने कितने लोगों को मार्क किया है, अगर मैंने बीसीसी में रखा है आप सभी को तो। और अगर मैंने सीसी में रख दिया है तो सबको समझेगा सर ने किस किस को मार्क किया है। ठीक है, दिस इज द मेजर डिफरेंस। द सेम मेल इज बीइंग सेंट टू अदर इंडिविजुअल्स विद द ईमेल आईडी विजिबल टू ऑल in the group. BCC में the names and email IDs of BCC receivers is not visible to the recipient of the mail, but his or her ID is visible to the BCC receivers. ठीक है, चलो सब्जेक्ट डाल दोगे सैल्यूटेशन, मेन बॉडी, क्लोजिंग, अटैचमेंट और सिग्नेचर लाइन। अभी हम लेटर लिख रहे थे, है ना, उसमें हमने देखा अटैचमेंट एनक्लोजर कहीं कहीं होता है,
अपने इसमें वो सब नहीं है। बट ईमेल में जस्ट सोचो, अगर मैं किसी को अपना अपन प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं, हम कोई काम करेंगे पर्टिकुलर, हमने कोई रिटर्न की वर्किंग कर ली, हमने ऑडिट कर दिया स्टेटमेंट, हम ऐसी ड्राफ्ट स्टेटमेंट किसी को शेयर करना चाहते हैं, सो क्या आप पूरा मेल में टाइप करोगे? नहीं, आपके पास एक्सेल होगा, आपके पास पीडीएफ होगा, तो आप उसको एज एन अटैचमेंट ईमेल में अटैच कर सकते हो। आपने भी बहुत जगह कुछ ऑर्डर किया होगा, कुछ किया होगा, तो वो लोग इनवॉइस अपने ईमेल में अटैच करके दे देते हैं। सो ईमेल में क्या आता है इंपॉर्टेंट? अटैचमेंट्स। और आखिरी में आता है इंक्लूडिंग सिग्नेचर लाइन, जहां पे अगर मैं मेरी कंपनी में हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जीटी में था, मैं जीटी में क्या लिखता था? अमोल जैन, असिस्टेंट मैनेजर, ग्रैंड थॉर्नटन, और उस कंपनी का एड्रेस। हाँ, कंपनी ने अगर कुछ रिसेंट में अवार्ड्स जीते, कंपनी ने कुछ यूनिक किया है, तो वो भी उसकी इमेज वगैरह नीचे आ जाती थी। तो सिग्नेचर में आता है नेम, इंक्लूड सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ सेंडर, इट में इंक्लूड ईमेल एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर फॉर द कन्वीनियंस। मैं अपना नंबर भी वहां पे डाल सकता हूँ। एक बेसिक फॉर्मेट है जिसमें आपको याद रखना है। ऊपर तो ठीक है हम ही भेजेंगे, टू सीसी में क्या होता है, बीसीसी में क्या होता है, सब्जेक्ट लाइन, सल्यूटेशन, मेन बॉडी, क्लोजिंग रिमार्क्स, और फिर अटैचमेंट्स और सिग्नेचर लाइन। हियर इज द डिफरेंस। जब अभी अपन पढ़ रहे हैं, अपन उसके बेस पे भी हिट कर रहे हैं कि कैसा फ्लो आइडियली होता है। बच्चा उल्टा करता है, वो डायरेक्ट जाएगा कहां पे? एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, क्वेश्चन का नाम पढ़ेगा और रट्टा मारना बैठ जाएगा, हाँ ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। भाई फॉर्मेट तो आराम से आ जाएगा, फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या फ्लो होना चाहिए वो तुमको समझना चाहिए। अब बताओ, सल्यूटेशन में आप डालोगे डियर मिस्टर प्रिंस, इट इज ऑलवेज गुड टू एड्रेस द रेसिपिएंट बाय नेम। ऐसा सर हमारे नाम कैसे ले सकते हो बॉस का नाम, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मेन बॉडी में इट कंटेन्स मेन कंटेंट ऑफ द ईमेल, ओपनिंग पैराग्राफ, और फिर रेलिवेंट डिटेल्स के बाद, और कंक्लूडिंग में हम लोग अगर कोई इश्यू प्रॉब्लम है तो रिकमेंडेशन दे देंगे और सजेशन दे देंगे ऑन द टाइमलाइन कि ये पर्टिकुलर टाइम पे होना चाहिए। अब जो रहेगा अपना मेन बॉडी और क्लोजिंग, ये डिपेंड करेगा कि अपना ईमेल किस नेचर का है, हम ईमेल क्यों कर रहे हैं, उससे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या अच्छे ईमेल में क्या क्या होना चाहिए, ये ठीक है। ये अब अच्छे ईमेल में क्या, आपको कोई पर्टिकुलर जब तक टॉपिक नहीं मिलेगा तो आपको समझेगा कैसे कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये ठीक है, अपन डायरेक्ट करते हैं एग्जाम्पल में। क्या कर रहे हैं पहले अपन? इनकरेक्ट वर्जन। जिंदगी में ये जानना कि क्या सही है उतना इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि क्या गलत है कोई भी चीज में। अभी अपन क्या कर रहे हैं? क्या इनकरेक्ट है? मेल लिखा है हमने डायरेक्ट, डियर संजना श्रॉफ, आई रेड ऑनलाइन दैट यू आर सेलिंग बिजनेस कार्ड्स, आई वाज वंडरिंग हाउ मच इफ आई ओनली वांटेड 500 इस कलर, अब लोगो एक्स्ट्रा इस कलर एंड अ लोगो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाला। ये पूछ रही है, कैन आई सी एन एग्जांपल बिफोर ऑल आर शिप्ड और विल दैट कॉस्ट एक्स्ट्रा? यू सीम टू हैव अ ग्रेट बिजनेस होप, सो आई होप यू कैन हेल्प, थैंक्स जेस हिगिंस। करेक्ट वर्जन। ये आपने क्या किया उसने कि भाई मेरे को बिजनेस कार्ड बनाना है, मेरी एडवर्टाइजमेंट देखिए 500 चाहिए, उसमें कलर का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा क्या? आपका बहुत अच्छा बिजनेस है, आई नो कि तुम्हें को हेल्प कर सकती है। एक इनकरेक्ट वर्जन है। करेक्ट क्या है देखो, डियर मिस, I was searching online for a company that makes business card. I came across your website and I am extremely impressed. However, I do have a few question. ऊपर क्या किया उसने? धड़ाधड़ बोलते गई। ऐसा लग रहा है कि सामने सामने बात कर रहे हैं, बट हम एक ईमेल लिख रहे हैं, तो अपने को प्रॉपर रेफरेंस देना चाहिए कि भाई मैंने आपकी वेबसाइट मेरे को एक आई वाज सर्चिंग फॉर अ कंपनी जो बिजनेस कार्ड्स बनाती है और मैंने आपकी वेबसाइट देखा और मैं बहुत इंप्रेस हो गई हूं, बट मेरे कुछ क्वेश्चंस है। फिर देखो, इफ आई वर टू ऑर्डर ओनली 500 इंस्टेंट ऑफ द एडवर्टाइज 1000 बिजनेस कार्ड्स, इसने डायरेक्ट ऊपर क्या बोला था? मेरे को 500 चाहिए। तो ठीक है 500 तो मिलते ही होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके वेबसाइट में क्या दिया गया है कि सिर्फ 500 में नहीं देने वाली हूं, 1000 मिनिमम होगा। तो उसने वो क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच विल द कॉस्ट? फर्दर मोर आई वुड लाइक माई बिजनेस कार्ड टू बी colored and include the logo of my company. All those requests possible, and if so, how much extra will they pay? Due to my request for current logo, I would like to preview the card before receiving all 500. Is that feasible? ये और ऊपर में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना प्रोफेशनल फील कर रहा है और सामने वाले को कितना कंफर्टेबल होगा रीड करने में। अगर वो नहीं भी होता, नहीं हम सैंपल नहीं दिखाएंगे, नहीं हम 500 तो मेल करके शायद वो बोल देता ठीक है कितने अच्छे से डिटेल में दिया है, दे देते हैं इसको 500। आई अप्रिशिएट योर असिस्टेंस एंड लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। डिफरेंस लगा? ऊपर क्या था? 3 लाइन में पूरी कहानी लिख दी।
इसमें कितने अच्छे से बताया। मैं पहले कोई बिजनेस कार्ड वाले को ढूंढ रही थी, मेरे को मैंने आपकी वेबसाइट देखी, आई वाज हाईली इंप्रेस्ड, मुझे तो ऑर्डर करना है बट मेरे कुछ क्वेश्चंस है। फिर उसने बोला मुझे कलर्ड चाहिए, लोगो चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगेगा क्या? फिर बोला मुझे 500 ही चाहिए बट आपके वेबसाइट में 1000 है, तो विल दैट फिजिबल? और मैं चाहती हूँ क्योंकि मेरा कलर्ड और लोगो वाला है तो मैं उसका सैंपल देख पाऊं, क्या आप दिखा सकते हैं? मैं अप्रिशिएट करती हूँ एंड आई एम वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। ये फ्लो अपने को इतना प्यार से इज्जत से लिखने का है, ठीक है। अब उसने बोला एनालाइज करना करेक्ट वर्जन एंड कंपेयर द इनकरेक्ट वर्जन, वो तो अभी अपन ने डिस्कस कर लिया है। फिर ये स्टार्टर किट टू राइटिंग गुड ईमेल्स, ये छोड़ दो, पॉइंट्स टू रिमेंबर छोड़ दो, मुझे वो दिखाना है आपको, सैंपल ईमेल्स, ठीक है। यहां ध्यान दो, द फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड फॉर्मल ईमेल्स। तीन कैटेगरी के देख रहे हैं। अमित सूर्य has recently been promoted to the post senior manager in Hindalco Industry. He receives a congratulatory mail from his sister, his colleague and his general manager. 2 किसको भेजा है अपन ने? अमित सूरी। मैंने बताया था, मैंने खुद देखा भी नहीं था बट मैंने अभी तक लाइफ में 150 से 2000 ईमेल बना रखे। इसमें फ्रॉम आया के ऊपर नहीं। अब जब आप ईमेल बना रहे हो तो ईमेल आईडी से अपने खुद के भेज रहे हो तो फ्रॉम कौन सिलेक्ट करेगा? वो सिर्फ वो फॉर्मेट बाबा आजम जमाने का डाल के रखा है इसलिए उन्होंने वहां पे दिया है। तो डायरेक्ट क्या गया? टू सीसी बीसीसी में किसको? सब्जेक्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। ये इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है? सब्जेक्ट में क्या डाला? डायरेक्ट बधाई हो। क्या डाला? कॉन्ग्रेचुलेशन। हाय अमित, वी जस्ट गॉट द सुपर न्यूज ऑफ योर प्रमोशन। सुपर को क्या लिखा उसने? वी आर गोइंग इनफॉर्मल गाइज, ठीक है। मैं तो और लिख देते, पार्टी तो बनती है। अभी देखते क्या लिखा है इसने। आई एम सो एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड, अ बिग पार्टी इज ड्यू फ्रॉम यू एंड ऑफ कोर्स गिफ्ट्स फॉर यू, ठीक है। बोल दिए, देख ले भाई, अब तो कंजूसी, मतलब ऐसा नहीं बोला है बट इंटेंशन यही है, जो मन में आ रहा है आया है यहाँ पे कि गिफ्ट तो बनता है, पार्टी तो बनती है, ठीक है। चलो, मॉम एंड डैड टू आर overjoyed, they are proud of their hard working son, they send you their love and blessings, we are all looking forward to your visit home so that we can have a grand celebratory party. इज्जत वही कम्युनिकेशन है जो एक्चुअल में होता है बट इट इज इन अ फॉर्मल वे, ईमेल भेज रहे हैं। सेकंड, to Amit Suri, congratulations on your promotions. Hi Amit, I just got to hear your promotion to the post of senior manager. Please accept my heartiest congratulations. Your hard work and dedication have been rewarded. You surely deserve the recognition and responsibility of the position. All team members are elated that you have been selected from our team. Out of the members of 10 teams, we are surely looking forward to a party from you and your अर्लीस्ट कन्वीनियंस। रिगार्ड सुमित चौधरी। ये टीम मेंबर ने अपने दोस्त को, कलीग को लिखा है। और लास्ट उन्होंने क्या बोला था? सिस्टर हो गया, कलीग्स हो गया, अब जनरल मैनेजर। इसको इन्होंने क्या बनाया है? सीनियर मैनेजर। और जनरल मैनेजर अभी लिख रहा है टू अमित सूरी, प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर। आई एम प्लीज टू अप्राइज यू ऑफ योर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ अ सीनियर मैनेजर इन द प्रमोशन in the production department. You have been with the Hindalco industry for the past 7 years and have proved your worth time and again. Your dedication, hard work and willingness to take on new initiative have been recognized and appreciated by your seniors. You have implemented procedures which have improved efficiency in your department and been recognized for outstanding achievement. Please accept my congratulations on your promotion. प्रतीक चोपड़ा, जनरल मैनेजर लिख रहा है। अब देखो कितना भयंकर टोन बदल गया। कौन लिख रहा है? ऊपर वाला आदमी लिख रहा है। क्या लिख रहा है? ऊपर वाला आदमी लिख रहा है। उसने क्या बोला? उसने कितना कंपनी ओरिएंटेड बात करी है। सिस्टर क्या बोली? भैया बधाई हो, सुपर हैप्पी हम लोग, मेरा तुम्हारा माँ बाप भी बहुत खुश है कि बच्चा बहुत हार्डवर्क कर रहा है, पार्टी चाहिए, गिफ्ट चाहिए। किसने लिखा? ये सिस्टर ने। ये क्या हो गया? इनफॉर्मल। फिर उसने क्या? कलीग ने लिखा कि भाई बधाई हो, हम लोग बहुत खुश है कि इतने सारे लोगों में हमारी टीम में तू सिलेक्ट हुआ है, तू सही में ये डिजर्व करता है। तुम लोग दोस्त से ऐसी बात करते हो, तुम सही में ये डिजर्व करते हो, ठीक है। और हम तुमसे पार्टी लेने के लिए रुका है, तेरा जब मन करेगा तो दे देना। और अब जब आया हमारा कौन, उसने कैसे लिखा है देखो, आई एम प्लीज टू अप्राइज यू कि तुम्हारा प्रमोशन हुआ है इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट लिखा है। फिर बोला तुम ये कंपनी में इतने साल से हो, जरूरी नहीं है ऐसा एग्जैक्ट तुम लोग लिख पाओगे बट जस्ट फ्लो समझो। वो बोल रहा है कि तुम ये कंपनी में इतने साल से हो, इतने साल से तुमने बहुत हार्डवर्क किया है, हम लोग सब और तुम्हारे सीनियर्स उससे बहुत खुश है। तुमने टाइम एंड अगेन हमको बताया है तुम्हारा
डेडिकेशन और हमारे तुम्हारे एफर्ट्स हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और जो भी इम्प्लीमेंट किए प्रोसीजर्स, उससे इंक्रीज क्या हुई है, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है डिपार्टमेंट की। यहाँ पे कहीं कुछ डाला उसने, चल पार्टी दे, वी आर सुपर सुपर वुपर, थोड़े इनफॉर्मल जो हम लोग ऐसे बात करते हैं वाले वर्ड्स आए हैं, नहीं, बस यही डिफरेंस तुमको मेंटेन करके रखना है। जस्ट ऐसा समझना ना कि आप कोई पर्टिकुलर कंपनी में सीनियर और आपका जूनियर प्रमोट हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा फिर फॉर्मल वे में आप लिखोगे कि हाँ तूने इतने साल से काम किया है, बहुत अच्छे किया है, हम सब सीनियर्स को बहुत अच्छा लगता है, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड ऑल, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। सैंपल 2, फॉलोइंग इज द रेजिग्नेशन ईमेल ऑफ मिस्टर सुशील गुलाम। अभी अभी देखो, इतनी अभी तो दुख हो, अभी तो खुशी हुई प्रमोशन, अब क्या करवा देंगे अपन, रेजिग्नेशन। प्रोजेक्ट मैनेजर, द ईमेल इज रिटन टू हिज इमीडिएट बॉस मिस्टर अनिल मल्होत्रा एंड अदर टीम मेंबर्स इन्फॉर्मिंग दैट अबाउट द हैंडओवर ऑफ द ऑनगोइंग। अब मुझे एक बात बताओ, इसने अदर टीम मेंबर का नाम नहीं दिया, बट बोला है अदर टीम मेंबर, लिख रहा है बॉस को, लिख रहा है किसको, बॉस को, एंड अदर टीम मेंबर्स इन्फॉर्मिंग। अब एक और फ्लो मेंटेन करना, हमारा एक हमेशा प्रिंसिपल एड्रेस ही होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई पर्टिकुलर कंपनी का काम कर लिया, मैंने फॉर एग्जांपल उसकी जीएसटी रिटर्न बना दी, अब मेरे को उसको अप्रूवल के लिए भेजना है, तो क्या मैं डायरेक्ट कंपनी के सीईओ को भेज दूंगा, प्रमोटर को? नहीं, वो कंपनी में कौन ये वाला डिपार्टमेंट देखता है वो बंदे को भेजूंगा, हाँ, बट उसके बॉस को पता होना चाहिए ना कि हमने ये कर दिया है, तो मैं 2 में किसको रखूंगा, वो बंदे को, और सीसी में किसको रखूंगा, बॉस को। इसने क्या बोला, इसको रेजिग्नेशन लेटर, तो क्या अपने कलीग को बताएगा कि मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूं, बॉस को बता देना? नहीं, डायरेक्ट बॉस को लिखेगा। तो 2 में उसने क्या लिखा है, अपने बॉस का नाम, सीसी में लिख दिया 2 कोई भी कलीग्स का नाम। हैंडओवर ऑफ एबीसी प्रोजेक्ट, डियर मिस्टर मल्होत्रा, दिस इज for your information that I will be discontinuing my services in this organization with effect from 5th of June 2017. I am writing to let you know that the project of ABC, देखो भैया कोई रेजिग्नेशन दे रहा है तो कुछ ना कुछ काम बीच में होगा, नहीं भी होगा तो अज्यूम करना है, कंटेंट ही तो बनाना है कि भैया ये कुछ इसका पेंडिंग है, अब ये बोलेगा ये पेंडिंग है, मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माय टीम, मैं उनको पूरा हैंडओवर दे दूंगा, वो लोग अच्छे से कर लेंगे। देखो, आई एम राइटिंग टू लेट योर नेम दैट द let you know that the project ABC is 70% complete and requires some more effort on our behalf in the next one to wrap it up. As I am in the last week of my notice period, I would like to hand over the project details to you so that you can take it forward. मैं details आपको बता देता हूँ, आप आगे कर दो। I have sent the relevant communication to the client informing that of the change in the contact person from 2nd June. अब मैं नहीं हूं तो कोई और आएगा, तो उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने जो मेरा क्लाइंट है उसको भेज दिया है, नहीं तो क्लाइंट इसमें कोई फोन लगाया जा रहा है और मैं तो कंपनी छोड़ के जा चुका हूं। तो ये प्रोसीजर होता है प्रॉपर, 10-10 12-12 दिन पूरे हैंडओवर चलते हैं, सब क्लाइंट से मिला जाता है मीटिंग में जाके कि देखो भाई कोई रीजन की वजह से, जैसे मैंने भी जब छोड़ा था तो मेरे को भी बोला था कोई रीजन की वजह से कंटिन्यू नहीं करना चाहता, क्योंकि क्लाइंट का एक कंफर्ट आ जाएगा, जब 2-3 साल तुम्हारे साथ काम करेगा ना तो एकदम आराम से कंफर्टेबल वो हो जाएगा, तो उसको एकदम इज्जत से बताना पड़ता है कुछ रीजन है इसलिए वो छोड़ रहा है ये वो, और अब इसकी जगह ये रहेगा और ये भी बहुत केपेबल है। ये जनरल सिनेरियो में होता है, कुछ कुछ ही जो चीजें हैं हमारी बुक में जो एक्चुअल में तुमको होते हुए दिखेगी, ठीक है। They will be communicating directly with you, hence I am sending the project files attached with this email. Please get back to me in case you have any inquiry regarding this project. Thanks and regards, सुशील कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, रेजिग्नेशन ईमेल है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इतना बचा है और अपने को कंप्लीट करना पड़ेगा, 1 मंथ लिख दो, 2 मंथ लिख दो, जो भी लिखना है लिख दो, उसमें नहीं, बस एक फ्लो समझो कि हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं आपको ये सब की डिटेल्स दे दे रहा हूँ, मैंने अपने क्लाइंट को भी बता दिया अबाउट माय रेजिग्नेशन, एज वेल एज मैंने अपने कलीग को भी उनको इंट्रोड्यूस कर दिया है और बता दिया कि भाई मिस्टर XYZ को कांटेक्ट करना फ्रॉम दिस डेट। फिर उसने बोल दिया कि जो भी इससे रिलेटेड फाइल्स है मैं अटैच कर रहा हूँ, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरे को पूछ लो, ठीक है। चलो, डिफरेंस बिटवीन अ वेल ड्राफ्टेड एंड पुअरली स्ट्रक्चर्ड ईमेल, ये छोड़ो, हाँ इस पे आते हैं। यू आर मिस्टर प्रदीप कुमार, आई एम मिस्टर प्रदीप कुमार। अब मैं आपको बता रहा हूं, अपने अब ये फॉर्मेट बेस्ड वाले 1-2 दिन से चालू हो गए, ठीक है। मेरा आइडियली मेरा थोड़ा उल्टा अप्रोच है, जनरली क्या होता है हम फॉर्मेट उठाते हैं और लिख लेंगे, पूरा फॉर्मेट लिख लेंगे और सोचेंगे कि जो टॉपिक आएगा उसके बाद फिर एग्जाम में लिख देंगे, बट उतना नहीं होगा, अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे अपन ने कल किया था, कितने सारे 5-6 टाइप के बना दिए, इसमें ऐसा डालना, इसमें ऐसा डालना, इसमें ऐसा डालना। अब आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट तो मैं आखिरी एक और सेशन में लूंगा, बट जो जो अभी अपन ने पढ़ा है आई होप आप घर जाके एक बार उसको लिख रहे होगे वो फॉर्मेट में,
एक बार बस लिखते जाओ। सिर्फ देखो, पहले तो देख लो कंटेंट रीड करके, मैं तो बोल रहा हूँ एक बार रीड करके फिर लिख दो, फिर एक आध कोई नया टॉपिक उठाओ आरटीपी का और फिर खुद से लिख के देखो। मुझे आपसे सिर्फ ये चाहिए कि जो आपका फ्लो है, अगर मैं बोल रहा हूँ वो फ्लो सही सेट हो रहा है कि नहीं, फॉर्मल है तो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल हो रहा है कि नहीं, वो आपको करना पड़ेगा। फॉर अगर मैं लेटर का रेफरेंस दूं तो वहां पे अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो आप टेबल का आपके दिमाग में आया है कि नहीं, इंक्वायरी दे रहे हैं तो क्वेश्चंस दिमाग में आए हैं कि नहीं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। कंप्लेन हो रही है तो आपको ऑर्डर रेफरेंस दे रहे हो कि नहीं, ठीक है। और कंप्लेन का रिजोल्यूशन हो रहा है तो सेल्स हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है तो हम क्या ऑफर्स दे रहे हैं, ये सब दे रहे हो कि नहीं, ये आपके दिमाग में आ रहा है कि जब आप लिख रहे हो। बाकी आपका जो लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर है, मतलब अंदर सबका चेंज होगा। अभी मैं आपको बोलूंगा कि आप अपन एक नया शॉप खोल रहे हैं, आप एक उसका प्रमोशन लेटर लिखो, छो के छो जितने सामने बैठे हैं सबके सब अलग 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 लिखेंगे, 100%। सबका दिमाग सेम चलेगा क्या? नहीं। तो उसमें तो मेरे को टेंशन ही नहीं है, वो तो अलग हो गई, बट मुझे फ्लो समझना है कि तुम लोग बाइफरकेट कर पाओ, ठीक है। तो वो हिसाब से आप लोग एक एक दो दो लिखो, क्योंकि अपन अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं। देख रहे हो इनफॉर्मल में कैसा किया है, देखो फॉर्मल में कैसा किया है, देखो सेमी फॉर्मल में कैसा किया है, अपन डिफरेंस देख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको मेल से देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, यू आर मिस्टर प्रदीप कुमार, जनरल मैनेजर सुरभि ऑफ फर्निशिंग, यू प्रोवाइड फर्नीचर एंड अदर फर्निशिंग टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। हम है जनरल मैनेजर कोई पर्टिकुलर फर्नीचर्स के, और हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को फर्नीचर और अदर फर्निशिंग प्रोवाइड करते हैं। राइट एन ईमेल टू मिस्टर नवीन बंसल, प्रोप्राइटर, जिसका नाम है चेल्सिया चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, ऑफरिंग योर लेटेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। एक बार सिनेरियो सोचो, आई एम अ जनरल मैनेजर ऑफ अ फर्निशिंग कंपनी। हम लोग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को, क्या लिखा है उसने, हम लोग लार्ज बिजनेसेस को क्या प्रोवाइड करते हैं, फर्नीचर्स एंड ऑल। अभी हमको पता है कि चेल्सिया करके एक चेन है जो रेस्टोरेंट्स की है, उसको हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं एट अ डिस्काउंट रेट में हमारे लेटेस्ट फर्नीचर्स, और हमको उसको एक ईमेल लिखना है टू 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। अभी अपन क्या फ्लो कर स्टार्ट करेंगे, पहले तो जो बंदा है उसका नाम लिखेंगे, अगर बीसीसी सीसी में वो तो डिपेंड करेगा लिखना है कि नहीं, वो ठीक है। सब्जेक्ट देखोगे, ऑफर्स, अब क्या क्या सब्जेक्ट में आ सकता है, ऑफर्स ऑन आर लेटेस्ट फर्नीचर्स एट, कंपनी का नाम, या कंपनी का नाम ऑफरिंग डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट ऑन आर लेटेस्ट फर्नीचर, फर्नीचर एट योर डोर स्टेप एट डिस्काउंटेड प्राइस, है ना। अभी मैं देखा नहीं है, आंसर तो है ही नहीं, मैं देखा नहीं है, बट ये हो सकता है, और अभी अपन देखेंगे तो हो सकता है कुछ और भी हो, बट ये जो आप सुनने में आपको अच्छा लग रहा है ऐसा होना चाहिए। ये हो गया सब्जेक्ट। फिर हम लिखेंगे डियर, फिर हम लिखेंगे देखो भैया हम बहुत रिनोन्ड, अभी अपन लिखेंगे भैया हम बहुत रिनोन्ड। दो चीज हो सकती है, एक तो हम अपनी तारीफ स्टार्ट करें या उसके बारे में बोल दें कि वी अंडरस्टैंड कि आपका ये रेस्टोरेंट चेन बहुत बड़ा है एंड यू आर जस्ट, अभी फर्नीचर का लिख रहे तो हमको कहीं ना कहीं से नॉलेज होगा ना कि वो कुछ चेंज करने का सोच रहा है, नया इक्विपमेंट का, तो वी अंडरस्टैंड कि आपका बहुत बड़ा है एंड यू आर हंटिंग फॉर, हंटिंग मत लिखना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, यू वर सर्चिंग फॉर अ गुड फर्नीचर्स एंड ऑल। मैं आपको बता दूं हम लोग काफी टाइम से इसमें काम कर रहे हैं, करेंटली वी आर ऑफरिंग डिस्काउंट्स XYZ% ऑफ डिस्काउंट ऑन आर लेटेस्ट फर्नीचर एंड फर्निशिंग, we also service the furniture at your doorstep, ओके। एक साल का कुछ और सर्विसिंग, क्लीनिंग वीनिंग, ये सब लिख सकते हो। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। न्यू सब्जेक्ट में दिया है न्यू ऑफर और फर्निशिंग्स, परफेक्ट है, अपन ने सोचा था आगे पीछे ही था। फिर बोला है ओपनिंग पैराग्राफ स्टेट्स द ऑफर, ऑफर ऑफर स्पेशल डिस्काउंट टू एन ओल्ड वैल्यूड कस्टमर, अपन ने उसको ओल्ड कस्टमर, डिटेल योर ट्रेंडी स्टाइलिश एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड अफर्म दैट यू आर द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री टू इंट्रोड्यूस द स्टार्ट ऑफ। अब हम हमारा तारीफ करने लगा है, हम डिटेल करेंगे क्या कि हमारे फर्नीचर्स XYZ वुड से बने हुए हैं, द पॉलिश बहुत हाई क्वालिटी की है जो इतने आसानी से निकलने वाली नहीं है, हमारे फर्नीचर्स वाटरप्रूफ भी है। बोलने को क्या जाता है भाई, वाटरप्रूफ हो सकता है ना, बहुत महंगा वाला जो कंपनी का आता है वो पेंट वेंट करता है जिसमें पानी भी जाए तो कुछ नहीं होता, तो वाटरप्रूफ भी हो सकता है। बी परसुएसिव इन कन्विंसिंग कस्टमर टू बी द फर्स्ट टू यूज द प्रोडक्ट्स एंड दस अट्रैक्ट क्लाइंटेल। वो बोल रहे हैं हमारा इतना यूनिक है कि आई विल बी हैप्पी कि अगर आप फर्स्ट हमारे कस्टमर बनो ये प्रोडक्ट यूज करने का, सो दैट आपके भी क्लाइंट्स बढ़े, क्योंकि आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, इंटीरियर अच्छा लगता है ना, खाने बैठते हैं तो खाना खराब हो जाता है वैसे, बट इंटीरियर तो अच्छा लगता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना जितना अच्छा इंटीरियर कहीं लगा बहुत क्या इंटरनेट, तो उसका तो बेसिक दाल तड़का ही फेल हो जाती है। चलो कोई बात नहीं। मेंशन योर वेबसाइट वेयर द वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी व्यूड और रिक्वेस्ट टू प्लेस ऑर्डर एट द
अर्लीस्ट। इसमें से एग्जैक्ट एग्जाम में आपके दिमाग में आ जाएगा क्या? नहीं, बट अपन ये बार बार क्यों देख रहे हैं कि इससे आपको समझ रहा है कि अच्छा अपन ने दिमाग में लगाया था, हाँ सब्जेक्ट में ऑफरिंग देना पड़ेगा, फिर हमने बोल दिया क्या ऑफर है, फिर हमने अब हमारी तारीफ कर दी, फिर हमने बोल दिया आप यूज करोगे तो हो सकता है आपका बेनिफिट बताने लगे। क्या बताने लगे? आपका बेनिफिट बताने बोले आप यूज करोगे तो हो सकता ये आपका क्लाइंटेल बढ़ जाए, और वी रिक्वेस्ट यू टू आप जल्दी से हमको इसका ऑर्डर दे दो। बोलो। सब लिख सकते, जब तक फॉर्मल तरीके से लिख रहे हो सब लिख सकते हैं। कितना वर्ड्स बोला उसने? 100 से 150। तो इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के आएंगे क्या? नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तो लिखना ही है, उसके ऊपर अगर लग रहा है कि मेरा विद इन द लिमिट्स है तो लिखना। अब मेरे को एक बात बताओ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 7 मार्क्स देगा क्या? नहीं, 5 में से 5 भी नहीं देगा। चलो, राइट एन ईमेल टू मिस्टर संतोष देसाई responding to his query about availability of cosmetics and toiletries in your manufacturing unit Simmer and Shine. You are Mr. Manohar Singh, marketing head of the company. वर्ड्स का लिमिट डाल दिया है 100 से 150 वर्ड्स का। बोले आप मार्केटिंग हेड हो, आपको एक क्वेरी को रिप्लाई करना है जो मिस्टर संतोष देसाई से, जो कॉस्मेटिक और टॉयलेटरी से रिलेटेड है। अब एक और बात बताओ, क्वेरी का रिप्लाई करना है, सब्जेक्ट में क्या डालोगे? मेरे दिमाग में आता है, पहले आप, अब हो गया मैंने लास्ट इसमें मेरे दिमाग, अब आप लोग बोलो सब्जेक्ट में क्या डालोगे? ठीक है, रिप्लाई टू योर क्वेरी। मैं उसमें एक और चीज ऐड कर दूं, एक चीज छोड़ रहे हो? हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्मेटिक्स, उस पे आप स्टेटस भेज रहे हो। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्मेटिक या कोई भी प्रोडक्ट पे तो अपन तो किसी को भी भेज सकते हैं कि भाई मेरी कंपनी में इतने अवेलेबल है। सब्जेक्ट की अगर बात कर रहे हैं, अब मैं अपने हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, बट मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? रिप्लाई टू योर क्वेरी डेटेड, कोई क्वेरी डेट होगा ना भाई, डेटेड दिस रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी इन रिलेशन टू अवेलेबिलिटी ऑफ दिस, अपडेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल विथ अस। ये सब मेरे दिमाग में आया है, अब देखते हैं अपन पास होता है का फेल। ठीक है, क्या है? मेंशन क्वेरी लेटर एंड डेट। ठीक है, अब देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके बाद तो इजी है, उसने प्रोडक्ट की बात की है, प्रोडक्ट्स आ गए, क्या लिखेंगे? लिस्ट दे देंगे कि भैया ये अवेलेबल है। स्टेट दैट यू मेक अ बिजनेस कमिटमेंट ओनली आफ्टर 25% ऑफ एड। अब देखो, आपने कहीं क्वेरी की है तो सामने वाला यही तो बेचता है, देख लो भैया ये मेरे गुड्स है, 25% एडवांस देना पड़ेगा, इतने वर्किंग डेज में डिलीवरी हो सकती है, पेमेंट नहीं करोगे तो भेजेंगे नहीं। 25% advance and the remaining payment within next 3 months. Mention time and period of deliveries. Tell that you will be pleased to answer any other further queries. अब जब कहीं ऐसे फॉर्मल वे में कम्युनिकेशन होगा, ईमेल कुछ परचेज करोगे, कुछ कर जाओगे, तो नोटिस करना कैसे ईमेल एक्सचेंजेस होते हैं। जीमेल में अगर 1000 ईमेल होते हैं तो अपन कितने पढ़ते हैं? 10। फैक्ट है, आप क्या, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। बट अगर आप ऐसे ही आप खोल के देखोगे कि कहीं आपने कुछ सर्च किया होगा तो वो अपने आप गूगल बता देता है, ये देखो ये यहाँ पे आया था, भेजो इसको ईमेल भेजो कि ये देखो ये ऑफर है। ऐसे मेल आते रहते हैं प्रमोशंस वाले, आप पढ़ोगे, वी अंडरस्टैंड यू आर इंटरेस्टेड टू बाय XYZ चीज, हम लोग ये ऑफर कर रहे हैं, प्लीज क्लिक हियर टू फाइंड मोर डिटेल्स, वी विल बी हैप्पी टू कॉन्टैक्ट यू। कुछ भी क्वेरीज है तो हम रिप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं है, फर्स्ट कस्टमर को इतना % डिस्काउंट, यही तो है। बट अपन पढ़ते नहीं है, आप नहीं, मैं भी नहीं पढ़ता हूं, कितना पढ़ेंगे भाई? बट यही होता है, यही सब वो लोग लिखते हैं। राइट अ मेल, और मैं बता दूं, सब्जेक्ट अगर अच्छा लिख दिया, सब्जेक्ट अगर लिख दिया और पहली लाइन अच्छी कर दी, तो आप खुद चेक करो, समझो, चेक करने बैठे हो, सब्जेक्ट सही, और बच्चे सब्जेक्ट सही लिखा है, पहली लाइन सही है, फिर वो बस ये देखेगा कि कुछ गलत तो नहीं लिखा है। वी विल बी सुपर हैप्पी टू रिसीव योर ऑर्डर, सुपर को बड़ा बड़ा करके लिख दिया, सुपर हैप्पी ना। ठीक है, चलो, राइट अ मेल टू मिस शिखा
Sharma, reminding her of a business contract you have sent to her regarding providing infrastructure maintenance services to our company Global Solutions. You are Mr. Sanjay Johri, business head of Bloomsbury Infrastructure. शिखा शर्मा है, उसको क्या रिमाइंड कर रहे हैं? बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो हमने उसको भेजा है इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस सर्विस से रिलेटेड। और मैं कौन हूं? मैं हूं मिस्टर संजय जोहरी, जो बिजनेस हेड है ऑफ ब्लूमसबेरी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब इन्होंने कभी कोई तो भी बोला हुआ कि भाई ये देख लो हम लोग मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इतना इतना प्राइस होगा। अब पहले बोल दिया है, क्या वर्ड यूज किया है इन्होंने? रिमाइंड कर रहे हैं उसको। क्या कर रहे हैं? रिमाइंड। दो चीज हो सकती है, अभी अपने को पता चलेगा इसमें क्या अज्यूम किया। एक तो कभी हम लोग गए होंगे, उससे मिले होंगे और उसको बताया होगा और अप्रोच किया हो कि भाई ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये हम ऑफर करते हैं मेंटेनेंस सर्विस, आप इस पे अपडेट नहीं किया अभी तक। तो ये फ्लो हो सकता है। एक हो सकता है कि इसके पहले हमने कभी ऑर्डर ईमेल के थ्रू किया होगा, तो हम क्या करेंगे? वी रेफर टू आवर कम्युनिकेशन डेटेड दिस दिस दिस, आई होप यू हैव रिसीव्ड द सेम, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट कि भैया ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, आई विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। तुम हमको कुछ बोलो को, ये लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आई विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। ये सब फ्लो इसमें होना चाहिए। तो इसने क्या देखा है? देखो पहले तो सब्जेक्ट का नाम देखते हैं। रिमाइंड दैट यू हैड सेंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन एंड नो रिप्लाई हैज बीन रिसीव्ड टिल डेट। इसलिए तो रिमाइंड कर रहे हैं, जब हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट भेजा था। एक तो रिमाइंड ऑफ योर मीट हो सकता है, तो उसमें वो डाल देता। अभी हम ईमेल लिख रहे हैं ना, तो पहले अज्यूम क्या करेंगे? सबसे पहले कि हमने क्या भेजा ही होगा? ईमेल भेजा होगा। इसलिए हमने बोला कि भैया वी रेफर टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्स डेटेड एंड नो रिप्लाई हैज बीन रिसीव्ड टिल डेट। अगर उसने बोलता हमने मीटिंग किया था, अब उस पर रिमाइंडर ईमेल डालो, तो हम मीटिंग का याद दिला देते। ठीक है। मेंशन डेट ऑफ मीटिंग एंड डिस्कशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट। अगर कोई पर्टिकुलर डेट मीटिंग हो, डिस्कशन हुआ, वीडियो कॉल पे मीटिंग, कुछ भी, उसका डिटेल्स दे दो। आस्क इफ एनी फर्दर डिटेल्स क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड, seek meeting to discuss any issues that have come up. In case all is well, you will appreciate if it is contract is signed and mailed to you. रिमाइंडर में एक्शन पॉइंट भी तो डालोगे, और डालोगे डायरेक्ट क्या? अरे भैया ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भेजो, ऐसा डालोगे नहीं। अपन क्या बोल रहे हैं? वी रेफर टू दिस, हमारा डिस्कशन, हमने अभी तक आपसे कुछ इस पे अपडेट नहीं लिया है। आई विल लाइक टू टेल यू कि अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो अपन वापस से एक डिस्कशन ले सकते हैं। अगर आप कुछ क्वेरी है तो अपन वापस से डिस्कशन ले सकते हैं। हमको हमारी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए तो बताइए, हम वो भी शेयर कर देंगे। अब अगर आपको सब अच्छा ही लग रहा है तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हमको दे दो। जो जनरली सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो इन्होंने सबसे आखिरी में डाला है, बिकॉज दिस इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके। इंडिया में तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता है। इंडिया में जो क्लाइंट बनेंगे ना आपके, चलता है उनको थोड़ा बहुत। जो फिरंगी क्लाइंट होते हैं उनको एकदम सब चीज एकदम चाहिए, कुछ भी छोटी सी चीज। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई पर्टिकुलर रिटर्न उसके बिहाफ पे फाइल कर दी तो मेरे को उसका स्क्रीनशॉट वगैरह तो मैं भेजता ही हूँ। फिर मेरे को उसको वापस स्क्रीनशॉट भेजने के बाद कंप्रूव करना है द रिटर्न इज फाइल्ड, तो फिर वो वापस रिप्लाई करेंगे ओके थैंक यू। फिर उनके हिसाब से अपन भी बोलना चाहिए वेलकम। अबे हो गया ना, मैंने ही तो रिटर्न फाइल की है, तो अपन बोल दे क्या उसको? वेलकम। अगर नहीं बोलेंगे तो उनको क्या लग सकता है? थोड़ा कैसे रूड है, वेलकम नहीं बोल रहे, ऐसा। तो ये लोग बहुत सिस्टमेटिक होते हैं, उनको थोड़ा सब कुछ मेल पे चाहिए। उनको लगता, उनको ऐसा समझ लेना उनको कोई भरोसा नहीं है हमारे हमसे, जीवन में उनको किसी पे भरोसा नहीं होता, सब मेल। और अपने वाला क्या? हाँ सर का, अरे काम हो गया, मेल भेज, अरे मेल तो तू भेजते रहना, तो रखना, कुछ लगेगा तो तेरे से मंगवा लूंगा, ऐसा होता है। ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस। कर ही लेते हैं चलो बहुत सारे आज। यू आर अमर सिंह, अ टीम लीड इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ सेल्युलर कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन अपने सेलुलर, आइडिया, वोडाफोन जैसी कोई कंपनी है। राइट अ मेल टू ऑल मेंबर्स ऑफ योर टीम आस्किंग देम टू अटेंड द मीटिंग आफ्टर 2 days, सीकिंग देयर सजेशन ऑन वेज एंड मींस टू स्पीड अप द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ इंप्रूविंग कनेक्टिविटी इन XYZ एरियाज इन द सिटी वर्ल्ड लिमिट 100। अब मैं देखो टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर हेड हूं, मेरे नीचे एक टीम है, मुझे क्या करना है? उनको एक ईमेल लिखना है और बताना क्या है कि देखो भाई हमको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट करना है इन XYZ सिटीज। क्या होगा सब्जेक्ट? सोचो सोचो क्या वो चीज है? हाँ थोड़ा जम से बोलो। ओके। इंप्रूविंग कनेक्टिविटी इन XYZ एरियाज, तो ऐसा लग रहा है पेपर में आर्टिकल का हेडिंग है, ऐसा लग रहा है मेरे को।
सोचो ना, प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना है XYZ एरियाज में, हाँ XYZ, ठीक है, दिस साउंड्स बेटर। कौन से नंबर का है? 4th। एड्रेस डाल सकते हो सर, जो भी तुमने सोचा है। अब मेरे को बताओ, अब अपन ने एज अ ग्रुप भेज रहे हो तो क्या लिखोगे? डियर ऑल, हाय ऑल, स्पेसिफाई डेट एंड मेंशन टाइम फ्रेम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। वी आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय ये डेट विद इन XYZ डेज, ठीक है। स्टेट प्रॉब्लम वीज बीन फेस प्रोक्योरिंग इक्विपमेंट, लीगल प्रॉब्लम्स, लोकल पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रेडिएशन थ्रेट, गेटिंग रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। हमें कंप्लीट करना है और प्रोजेक्ट है सेलुलर वाला, उसने बोला है। अब जनरल, अब आपको इसमें जनरल नॉलेज यूज करना पड़ेगा कि भाई जब ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है तो क्या क्या हो सकता है। भैया ये प्रॉब्लम है, कोई लाइसेंसेस लेने हैं। जनरली हमारे देश में कुछ अच्छा होता है तो प्रोटेस्ट तो होता ही है, तो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब हमें रेफर करना पड़ेगा। आस्क फॉर वायबल सजेशन सच एज बेटर रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर, लॉन्गर वर्किंग आवर्स। अब जब हमें ये प्रोजेक्ट XY डेज में कंप्लीट करना है तो वी रिक्वेस्ट ऑल द टीम मेंबर्स टू एक्सटेंड देयर आवर्स बाय 1 आवर, द एक्स्ट्रा आवर्स विल बी वेल कंपेंसेटेड। लिखोगे ना कि ऐसे ही 1 घंटा एक्स्ट्रा आ जा, हो गया उतना पैसा में, नहीं बता दोगे, तो ये फ्लो होना चाहिए। You are Mr. Abhijit Roy, who has just graduated from a reputed college of mass communication. मास कम्युनिकेशन, गौर से देखिए इस चेहरे को, वो है मास कम्युनिकेशन, जो रिपोर्टर लोग होते हैं ना, ठीक है। राइट एन ईमेल टू मिस रिया बंसल, HR हेड ऑफ लग्जरी लिविंग मैगजीन, टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ एसोसिएट एडिटर। भैया ये HR हेड है कोई XYZ मैगजीन की, मैंने अभी जस्ट मास कम्युनिकेशन क्लियर किया, मेरे को उसको ईमेल लिखना है। क्या लिखोगे? पहले तो ईमेल लिखना है जॉब वैकेंसी के लिए, यही हुआ ना, जॉब वैकेंसी के लिए ईमेल लिखना है। सब्जेक्ट सोचो, अभी के लिए सोचो, बॉडी में क्या लिखोगे? ठीक है, मैं अपने रेफरेंस दे दूंगा अपने डिग्री का, डन। और मेरे को लगता है कि मेरे में दम है कि मैं आपकी कंपनी में अच्छे से काम कर दूंगा। इसके पहले कुछ छोड़ रहे हो? I've heard that your XYZ company is very renowned and I will be happy to work with you. Trust me, मैंने अभी तक जितने इंटरव्यूज क्रैक किए हैं सिर्फ तारीफ 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 पे तारीफ करके ही कर दिए। जब जब उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ ना कुछ मेरे को नहीं आते थे, बट मेरे पास उसका बैक नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बट आई विल बी वेरी ईगर टू लर्न। खत्म, आई विल गेट बैक टू यू। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, मैं बता दूंगा बाद में। वो बोलेंगे ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी में यूज होता है, कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगा। अभी मैं जवानी तो बूढ़ा थोड़ी ना होगा कि नई चीज नहीं सीख सकता। ये अंग्रेजी में बोला था मैंने, क्या आई एम यंग, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, आई कैन लर्न दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट अ बिग डील। ढूंढू तो कंपनी के बारे में तुमको थोड़ा तारीफ वारीफ करनी पड़ेगी। डियर मैम, ये विथ रेफरेंस जॉब पोस्ट एंड योर इंटरेस्ट इन द पोजीशन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नाम वगैरह दोगे, दे दोगे डिग्री क्या है तुम्हारा, और तीसरा क्या है, डिग्री है तो कौन से कॉलेज से है। ब्रीफली मेंशन योर बैकग्राउंड, स्टेट हाउ यू विल बी परफेक्ट फिट फॉर दिस पोजीशन, एंड ईमेल लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। मेंशन अबाउट द अटैचमेंट ऑफ योर resume, give your contact details, email number along with for full name and signature. अब you and Rajan studying in second year of your graduation course, write an email to your professor Dr. Jane Watson requesting her for leave. अब देखो ये जेन वॉटसन लड़की है, ठीक है, for leave for the upcoming lecture because of ill health. मैं कौन हूं? राजन हूं। जो हम लोग करते रहते, तबीयत खराब हो गई, उसके लिए अपने को क्या लिखना है? प्रोफेसर डेन वॉटसन को एक लेटर लिखना है।
ये इंडिया में तो मेरे को नहीं लगता होता होगा कि आप लोग ईमेल वीमेल लिख रहे हो, ठीक है। तो आपको ईमेल लिखना है कि भैया मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर सकती, क्यों, मेरी तबीयत खराब है। ये थोड़ा इसमें तुम कुछ भी मन से लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एड्रेस योर प्रोफेसर, स्टार्ट यू, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट, गिव रीजन फॉर योर इल हेल्थ, स्टेट यू आर सॉरी एंड रिक्वेस्टफुली अश्योर दैट यू विल कैच अप द क्लास, आस्क फॉर हेल्प ऑन असाइनमेंट। भैया इसमें देखो तो तबीयत खराब है तो बताना ही पड़ेगा। उसके बाद आप बोलोगे मैं वादा करती हूँ कि सर मैं बैकअप देख लूंगी, वो वादा आपको करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि सर मुझे कुछ हेल्प लगेगी असाइनमेंट वगैरह में, तो आप कर दोगे, ऐसा वैसा रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसमें ये भी लिख सकते हो कि आई विल गेट द नोट्स फ्रॉम माई कलीग या अदर स्टूडेंट्स, ये भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो अपन ने पहले सैंपल देखे ना, उसमें से जो करेक्ट वाले फॉर्मल वाले थे वो देख सकते हो वो सैंपल एक बार, तो तुमको पहले समझ आएगी क्या फ्लो होता है जनरली इनफॉर्मल, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल वगैरह में। जनरली मेरे को एक्सपेक्ट होता है कि ये फॉर्मली पूछना चाहिए। जब अपने को समझ गया कि ये लोग फॉर्मली पूछेंगे, जस्ट मेक श्योर कि इतना अपन साउंड, इतना कॉर्पोरेट लैंग्वेज में साउंड कर रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं कूदने का, डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं कूदने का। कितना घुमा फिरा के अपन ने देखा है, उन्होंने इधर ये वो क्या क्या बात करी है। एज द एचआर हेड ऑफ एक्सिस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड राइट एन अपॉइंटमेंट मेल टू मिस्टर अंशुल मलिक इन्फॉर्मिंग अबाउट हिज सिलेक्शन फॉर टीम लीड सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन। इसमें एक वर्ड तो आएगा ही, सब क्या लिखोगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सिलेक्शन हुआ है इसका, ठीक है। Congratulate the incumbent on his selection for the said position, inviting him to collect the appointment letter. Selection हुए तो क्या मिलता है, appointment letter on day time at the out office if accepts the offer. Orientation program, अब देखो मैं बताता हूँ, जब इन्होंने पूछा ही है ऐसा स्पेसिफिकली, जब भी कहीं पे अगर अच्छी कंपनी में आपका सिलेक्शन होगा, पहले तो वो पहले आपको ऑफर करेंगे। वो क्या करेंगे, आप पहले ऑफर, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो क्या बन जाएगा, वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन होगी आपकी सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका रहेगा ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, उसमें सब डिटेल्स दी गई होगी। अब क्या वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, हाँ। अब इनका जस्ट फ्लो जो होता है ना कॉर्पोरेट में, कैसा होता है, पहले आपका सिलेक्शन इंटरव्यू ले लेंगे, फिर आपको बोलेंगे हम बताते हैं, फिर ये लोग ऑफर करेंगे। जब मैंने इंटरव्यू दिया तब मैंने इन्विटेशन टू ऑफर किया आपकी लैंग्वेज में, और फिर वो लोग ऑफर करेंगे। अब मेरे ऊपर है, मैं बोल सकता हूँ हाँ तुमने सिलेक्ट तो कर लिया बट अब मेरे को काम नहीं करना तुम्हारे साथ। तो बहुत सारे लोग दो जगह सिलेक्ट हो गए, फिर देखते हैं हाँ ये अच्छी है ना, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो उनका क्या होता है, ऑफर, फिर मैं करता हूँ एक्सेप्ट। अब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है आपका, फिर वो कंपनी में मोस्टली अच्छी कंपनी है तो क्या होगा, इंडक्शन होगा। क्या होगा, इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन, वो लोग बताएंगे हमारी कंपनी क्या है, कितनी पुरानी है, इसके हेड्स कौन है, फिर बताएंगे हमारा काम करने का तरीका क्या है। सब पर्टिकुलर कंपनी के थीम होते हैं। जैसे मेरी कंपनी में जो ग्रैंड थॉर्ंटन है उसका था पर्पल, ठीक है, ईवाई का आ जाता है येलो, पीडब्ल्यूसी का थोड़ा ऑरेंज टाइप है, केपीएमजी का ब्लू। ये बड़ी बड़ी फॉर्म्स का मैं बोल रहा हूँ, क्या इनका कलर थीम है, इनका लोगो वो कलर से मिल जाएगा। तो ये लोग बताएंगे कि ये हमारा कलर थीम है, ये हमारा आपका ड्रेस का कोड है। अब जैसे जीटी में इन्होंने कर दिया था कैजुअल, मैं ये कॉलर टी शर्ट भी पहन के ऑफिस में जा सकता था, पहले 3 साल नहीं था, फिर बोले नहीं हमारे एम्प्लॉइज को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो अपने मन के कपड़े पहन के आए, ये शर्ट पैंट पहनना जरूरी नहीं है। तो मैं क्या टी शर्ट पहन के भी जा सकता था, बट क्या मैं ऐसे जा सकता था, नहीं, ये लिखा होता है कि मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं राउंड नेक भी नहीं जा सकता। तो इनका पर्टिकुलर फ्लो होता है। तो इंडक्शन हर इसमें होता है। जब भी कोई ईमेल आ जाए जहां पे आप कोई पर्टिकुलर इसका सिलेक्शन कर रहे हो तो बता दो भाई अपॉइंटमेंट लेटर लिया है और फिर अब ये पर्टिकुलर डे में आपका इंडक्शन होने वाला है। स्पेसिफाई द इंडक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम, एक ही बात है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू बी मेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अगर आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं लिखी तो फिर क्या लिख दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू बी मेंशन एंड क्लोजर होपिंग फॉर अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई एंड एक्नॉलेजमेंट। जस्ट सी, मैं बताता हूं, इंस्टीट्यूट ने इज्जत से है ना डायरेक्ट ईमेल लिखा और आपको उसके प्रिंसिपल्स बता दिए कि भाई ये करना। अब आपको थोड़ी नहीं पता इसमें से आएगा, तो अपन डायरेक्ट ईमेल पे जाके उसका सिर्फ कर लेंगे तो नहीं जमेगा। पहले आप एक बार ये रीड कर लेना का कि भाई इसमें सब यूनिक है, सब एक जैसे लिख ले क्या, नहीं, बट उन्होंने हिंट दे दिया है आप ये इंक्लूड कर लो। You have opened a new branch of catering company supplying food and snacks. As the owner, write a mail to an organization telling about your services. मेरा है अमोल केटरिंग
सर्विसेज, मुझे एक पर्टिकुलर कंपनी में ईमेल लिखना है कि भैया हम लोग नया केटरिंग सर्विसेज, नया ब्रांच आया जो आपके ऑफिस के पास में है, वी विल बी हैप्पी टू सर्व यू हॉट फूड बिकॉज हम लोग पास में है, ठीक है। वी सर्व, अब अगर देख लेना अपने हिसाब से देना कि हमारा वेज और नॉन वेज किचन अलग होता है, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। हमको ये पर्टिकुलर एफडीआई के लाइसेंसेस मिले हुए हैं, फूड सर्विस है क्योंकि इसलिए, और ये कंपनी के साथ हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। क्या लिखा है इसने, देखो, इंट्रोड्यूस योर कंपनी, अप्राइज अबाउट द अदर ब्रांचेस ऑपरेटिंग एट प्रोमिनेंट प्लेसेस, ब्रांचेस या किसके लिए अभी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो भी दे सकते हो। अप्राइज देम अबाउट द फूड आइटम्स दैट यू कैन सप्लाई ब्रॉडली एंड मेंशन द रेट लिस्ट मेन्यूज अपेंडेड, स्पेसिफाई आइटम्स दैट कैन बी ऑफर्ड बाय टेस्टिंग ऑफ फॉर अ क्वालिटी चेक, अप्राइज अबाउट बल्क ऑर्डर्स एंड डिस्काउंट्स ऑफर्ड क्लोजर होपिंग फॉर अ क्विक ऑर्डर। सिंपल है, ठीक है। अब कभी भी अगर फिर ऐसा कुछ आ जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा अपनी कंपनी के बारे में, फिर बताओगे हमारी ये ब्रांचेस है, ये प्रोमिनेंट प्लेसेस पे, या ये प्रोमिनेंट कंपनी के साथ हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और उसका रेट लिस्ट क्या है। एक देखो, ये मेरे को एक और चीज दिखानी है, ये देखो, Dear sir, madam, I am a graduate from ABC College. I got a degree in business and would now like to use it. Your company looks interesting. Can I come in for an interview? I have a lot of experience from my schooling and extracurricular activities. I think I can help the company a lot. Please respond to my email to let me know. Thanks, Manvi Singh. ये एक तरीके का लेटर हो गया, काई के लिए, जॉब वाला, मैंने ग्रेजुएट किया यहाँ से। दूसरा देखो, डियर हायरिंग मैनेजर, सर मैडम नहीं पता तो अपन ने क्या लिख दिया, हायरिंग मैनेजर। माय नेम इज मानवी सिंह, आई ग्रेजुएटेड इन, लिखा कंप्लीट, ये महीने में, ये साल में और ये कॉलेज से, विद अ बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, स्पेशलाइज्ड कर दिया मार्केटिंग में। आई वॉज रिकमेंडेड बाय माय मेंटर डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव टू कॉन्टैक्ट यू कंसर्निंग द जॉब अपॉर्चुनिटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी पर्टिकुलर कंपनी के जहां पे आप सोच रहे हो जाके, आप वहां पे किसी को जानते हो, तो अगर आप उसकी एचआर को लिख दोगे ना, मुझे इसने रिकमेंड करा है, हो सकता है उसकी एचआर की अच्छी बनती हो, ठीक है। कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका रेफरेंस है तो यू आर इन द गुड फेथ ना। अभी क्या हो सकता है ना, बहुत हाई चांसेस होते हैं तुम्हारा वहां पे सिलेक्शन हो जाता है, और जो ये रेफरेंस भी रहता है ना उसकी भी बल्ले बल्ले, अगर उसने एक्चुअल में आपका सीवी फॉरवर्ड किया होगा तो उसको पैसा मिलता है। आर्टिकल जब मैं था और अगर मैंने किसी सीए को रेफर कर दिया तो 30,000 रुपए मिलते थे। कितने? 30,000 रुपए। आर्टिकल को किया तो 10,000 रुपए। जब बोनस चलते थे तो 30 × 2, वो लोग लिखते थे रेफरल बोनस 2, रेफरल बोनस 2। तो अगर मैंने एक आर्टिकल को किया 5 के 10 हो जाएंगे, 10 के तो 20 हो जाएंगे, 30 के कितने होंगे? 60। ठीक है, पैसा ही पैसा होगा। बहुत सारी कंडीशन रहती है, वो बोलते हैं ये जो बंदा आ रहा है ना, ये 6 महीने तक फॉर्म में रहना चाहिए, ये छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कुछ फॉर्म लोग बोलते हैं 1 साल तक रहना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ऐसे क्या लोग को रेफर कर दिया, साला 6 महीने में भाग गया, तो 1 साल तक रहना चाहिए, नहीं तो नहीं देते। तो पैसा कब मिलता है? जब 1 साल उसका हो जाता है। तो जितना कंपनी नहीं चाहती कि तू तू रुक, उतना हम चाहते भाई तू रुक जा। ठीक है, चलो। इसमें इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको रेफर करना पड़ेगा। आई हैव रिसेंटली interned at Google as an internal marketing researcher. I have also taken many courses in marketing to enrich myself, including principles of marketing, marketing research, strategic marketing, management, consumer behavior. जहां जहां पे तुमको marketing डाल सकते हो डाल देना। I believe that I can be a valued asset to your company. इसने क्या लिखा था भाव ने? I think I can help the company a lot. और इसने क्या लिखा? I think I can be a valued asset for your company. Change आ रहा है समझ में? I look forward to hearing from यू। अपन कौन सा लिख के आएंगे? ठीक है, एक और देखिए वर्जन। वर्जन सुधा कुलकर्णी, इसका ईमेल देखो, सब्जेक्ट टुमारो। अरे तो यही तो डिफरेंस है। As you know, tomorrow afternoon we all are meeting to discuss the status of all new assignment we are preparing for the students for the upcoming season.
tea will be provided. Be sure to arrive on time and bring along the assignment you have been working on. Bring plenty copies for everyone. Bring everything you have working on your calendars, reports, and any important emails you have sent. Also, I wanted to remind you that your material has to be given to Miss Ridhima at the reception. If she is not at her desk when you stop by, you can email them to her later. Thanks and regards, academic का convener ये मैसेज कर रहा है सबको. वर्जन 2 देखो. टुमारो की जगह क्या लिखा? अब अपने को नीचे समझ गया था कि एक बहुत सारे मटेरियल्स रिक्वायर्ड, तो क्या लिखा? मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर वेडनेसडे स्टाफ मीटिंग. हाय एवरीवन, फॉर टुमारोज 3 PM स्टाफ मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस. कहाँ आना है, क्या करना है? कॉन्फ्रेंस रूम. प्लीज ब्रिंग द कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग. अब पैराग्राफ में जो गंदी तरीके से लिखा था और इसमें जो इतना अच्छे से लिखा है, किसमें मजा आ रहा है? जैसे ही अपने को समझ गया कि सर बहुत सारी चीजें हैं, तो आपने इसमें लिख दिया टी विल बी प्रोवाइडेड को. देखो कैसे लिखा होगा इसमें. द असाइनमेंट प्रिपेयर्ड बाय यू, अ 1-page रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग अ प्रोसेस, अ लिस्ट ऑफ गोल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ, कॉपीज ऑफ एनी मैसेजेस यू हैव सेंट टू द टीम मेंबर्स इन द पास्ट मंथ. कितना स्ट्रक्चर्ड कर दिया. You are also requested to submit the finalized assignment for printing to Radhika at the reception. If you do not find her at the desk, please email them to her later. इसने टी लिखा क्या? नहीं. आपके अगर दिमाग में आता तो टी तो लिखते ही नहीं, कम से कम कुछ तो चेंज करना. तो क्या लिखते? रिफ्रेशमेंट्स. क्या लिखते? रिफ्रेशमेंट्स. ठीक है. सी अराउंड 1 घंटा अपन ने किया है डिटेल में. पहले तो देखा फ्लो, फिर सबका सैंपल देखा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, फिर 3-4 गंदे अच्छे खेल लिया. अब तुम थोड़ा इसको देखना और फॉर्मेट बेस पे बस मत जाना. अभी भी मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मेट भी मैं आखिरी में बताऊंगा कि ये ऐसा ऐसा यहाँ है, लिख देना, बट उस पर मत जाना. प्लीज गो थ्रू दिस. एक मार्क अगर 7 क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो 7 मार्क्स होते हैं दोस्त. कितने बच्चे हैं जो 2-3 मार्क्स से भी फेल होते हैं? 7 मार्क्स का है. 1 मार्क एक क्वेश्चन में कम मिलेगा का सवाल नहीं है. 7 क्वेश्चन में 7 मार्क्स कम मिलने का सवाल है. और 7 मार्क्स ये जैसे कोर्स में बहुत होते हैं. उन लोगों से दर्द पूछो, 39, 38, 37, सब में अच्छे मार्क्स, सब में 40, एग्रीगेट में 5 मार्क्स से वो दर्द है भाई एकदम गहरा. यही है 7 मार्क्स. एक मार्क इसमें बढ़ा लो, अच्छा है, इजी है. पहली बात, इसमें जंग, बाकी सब में तो सब अगर बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं तो वैसे ही पेपर सब अच्छा लिख के जाएंगे. इसमें जंग सब्जेक्टिविटी की है. किसी को इसमें मिल जाएंगे अच्छे मार्क्स, किसी को नहीं मिलेंगे. अपना काम है बेस्ट देने का. ठीक है. और कुछ कुछ प्रिंसिपल्स याद रखने का. कंटेंट याद रखना है कि नहीं, पता ही नहीं है कौन सा आने वाला है, पता ही नहीं है, तो कंटेंट याद रख पाओगे क्या? नहीं. कुछ प्रिंसिपल सेट करके जाना. एटलीस्ट लेटर में और ये फॉर्मल ईमेल्स में तो रख के जाना. फॉर्मल ईमेल में सॉरी ब्रो वो कुछ मत लिखना मैडम, गड़बड़ हो जाएगा एकदम. ठीक है. नहीं तो लिख देते कल ही को, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, पार्टी. ठीक है. चलो अब क्या करेंगे? तो बच्चों अभी अपन क्या स्टार्ट करेंगे पता है? आर्टिकल. क्या करेंगे? आर्टिकल. अब मैं बताऊं आर्टिकल जनरली अपन ने कहां देखा होगा? पहले कहीं न्यूज़पेपर मैगजीन में. आर्टिकल में जनरली हम हमारे आइडियाज, थॉट्स, अपडेट्स ये सब शेयर करते हैं. कोई पर्टिकुलर कोई इवेंट हो चुका है उसको समराइज करके बता देते हैं कि भैया यहाँ पे कुछ तो भी हुआ था. आर्टिकल आपको नहीं लगता कि अभी जो इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उस पर भी आ सकता है? हाँ, आर्टिकल कोई वेबसाइट में भी आजकल आने लगे हैं. जब से ये डिजिटलाइजेशन बढ़ा है तो आर्टिकल्स वेबसाइट और एक पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहां पे अपने लोग शेयर करते हैं थॉट्स, वहां पे भी आने लगे हैं. जनरली आर्टिकल आपको ऐसे फॉर्म में मिलने वाले हैं. इसका मतलब यही है कि आर्टिकल में आइडियाज, थॉट्स होते हैं तो वो तो अलग अलग हो ही सकते हैं. यहां पे मैं बोलता हूं कि देखो भाई टॉपिक समझना, सिर्फ ये देखना है कि अपने को क्या डालना है, हेडिंग और किसने इसको लिखा है उसका नाम, और फिर धड़ाधड़ 2, 2.5, 3 पैराग्राफ उसके बारे में लिखना पड़ता है. स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका लैंग्वेज कैसा हो वो देखना. इसलिए सिर्फ मैं ये बोल के कि हेडिंग में नाम डालना और जो टॉपिक आएगा ऐसे जैसे लिख देना, वैसे आगे नहीं बढ़ सकता. आई नीड टू गिव जस्टिस. कितने मार्क का आ सकता है ये?
5 मार्क का आ सकता है। व्हाट वी विल डू, पहले अपन देखेंगे कि कैसे उन्होंने सैंपल आर्टिकल्स दिए हैं एंड हाउ दे हैव स्ट्रक्चर्ड। जब आप 4-5 आर्टिकल्स का अलग देखोगे तो आपका ब्रेन भी तो देखो, कौन सा तुम लोग कौन कौन लोग आर्टिकल पढ़ता है, और ऑनलाइन वालों कौन कौन लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते। तो फ्लो अपने दिमाग में बनाने से अच्छा कि कैसा होता है फ्लो वो देख लें, ठीक है। तो जब कोई भी टॉपिक आएगा तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, अच्छा मैंने जब ये किया था तो इसमें पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, और वो फ्लो में आप लिखोगे, ठीक है। ध्यान से देखना, चलो हाँ जी, देखो, article writing is the process of creating non-fictional text about topics of general which can vary from serious to the ordinary। कोई serious topic भी हो सकता है, कोविड के टाइम पे deaths, इट वाज अ सीरियस टॉपिक, लोगों ने अपने अपने आइडियाज ओपिनियन शेयर करे। कोई लोग बोल रहे थे कि भाई आर्टिकल्स देखो इस फ्लो में आता, कोई बोलते थे कि ये डेथ है, बट आई डाउट कि दीज आर द करेक्ट नंबर्स। बहुत सारे डेथ तो इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर पोजीशन पर्टिकुलर जगह पे जा भी नहीं रही है। सो ऐसे बहुत सारी आर्टिकल्स आते थे, तो ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत जनरल और सीरियस भी हो सकते हैं। जनरली ये करंट इश्यूज पे जनरल इंटरेस्ट सच एज हेल्थ, पॉलिटिक्स, एनवायरमेंटल, ये सब चीजों पे होता है। और ये आर्टिकल क्या स्पेसिफिक लोगों को होता है, जनरली ये लार्ज ऑडियंसेस के लिए होते हैं। आगे बढ़ जाओ। अब व्हाट कैन एन आर्टिकल डू, अपन अपन देखेंगे कैसे। सजेशन एंड एडवाइस, इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक, कंपैरिजन कर सकते हैं, और डिस्क्राइब अ लोकेशन, पर्सन, ऑब्जेक्ट, टेक्नोलॉजी। आपको पता है कश्मीर को क्या बोलते हैं अपन, कोई दूसरी कंट्री से रेफर करके? नहीं नहीं नहीं, कश्मीर की ब्यूटी को हम कोई पर्टिकुलर कंपनी से कंट्री से रेफर करते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल का हेडिंग हो सकता है। अब क्या होगा, अपन जब आर्टिकल लिखेंगे अबाउट कश्मीर, उसका ब्यूटी और उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है इतने अच्छे प्यारे घूमने वाले, उसमें अपन क्या कंपेयर कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड। तो ये लोग बोल रहे हैं कि कंपैरिजन कर सकते हैं। इट कैन सिंपली अम्यूज एंड ब्रिंग अ स्माइल ऑन द रीडर्स फेस। जब आर्टिकल पढ़ोगे और आपने किसी के मुंह पे स्माइल, देखो जब हम बात कर रहे हैं तो तुम लोग तो हंसते रहते हो बहुत सारे टॉपिक पे, एग्जाम्पल पे, बस सोचो अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ है उसको देख के तुम लोग हंस रहे हो, वो आर्टिकल्स माने जाते हैं एकदम टॉप कैटेगरी के। इट कैन इनेबल रीडर्स टू थिंक, हेंस इट कैन इन्फ्लुएंस, और इट कैन ऑफर ओपिनियंस, आर्गुमेंट्स एंड काउंटर आर्गुमेंट। बस इसके आगे अपने को डायरेक्ट एग्जांपल देखना है, सिर्फ फॉर्मेट देख लो। सबसे पहले आएगा हेडिंग, टाइटल आई कैचिंग होना चाहिए, इलस्ट्रेटिंग द सेंट्रल थीम। कश्मीर की ब्यूटी बता रहे तो मैंने बोला ना स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, इज इट आई कैचिंग? अरे स्विट्जरलैंड इंडिया में, समझ रहे हो? तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ओपन फोरम स्टार्ट करता हूं, ऑनलाइन वाले भी तुम लोग सोचने का। इंडिया के कल्चर के बारे में हमें इंडिया के कल्चर का एक आर्टिकल लिखना है, हेडिंग बताओ। डाइवर्स तो आपने एक अंग्रेजी का वर्ड ले लिया, और इंटरेस्टिंग और बनाओ। इट्स देखो इट इज नॉट रॉन्ग, बट मेरे को लगता है और इंटरेस्टिंग हो सकता है। डिफरेंट कलर्स ऑफ इंडिया है, इंडिया कॉकटेल ऑफ कल्चर, क्या बोलते हो, कॉकटेल ऑफ कल्चर, बहुत सारे कल्चर्स का। अब एक और, अभी है ना कोई पर्टिकुलर नया ब्रिज या नया प्रोजेक्ट कोई अपनी गवर्नमेंट ला रही है, बट ये पहली कोई गवर्नमेंट कर चुकी थी, उसके बारे में मेरे को आर्टिकल लिखना है, मेरे को लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है कि भैया ये तो आ रहा है बट ये तो पहले ही किसी ने इनिशिएट कर दिया था। हेडिंग दो। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, हाँ अबे मैंने पढ़ा है इसलिए तो बोल पा रहा हूं। ओल्ड वाइन इन अ न्यू, पुराना था, इन्होंने अब अपने नाम पे सिर्फ बॉटल, और बताओ। न्यू ब्रिज हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो न्यू को सिर्फ क्वेश्चन मार्क डाल दो, न्यू क्वेश्चन मार्क ब्रिज, ये आई कैचिंग है। ऐसा अब अपने को सोचना है, दारू दूरी कोई मत लिख के आना हर चीज में, बट ऐसा सोच सकते हो। इफ इट इज रेलिवेंट तो पक्का मार्क्स देगा,
हेडिंग पे 1 मार्क्स देगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं बाय लाइन राइटर्स नेम, ठीक है। इंट्रोडक्शन, स्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट द रीडर अटेंशन यूजिंग एंटी कोट्स, रेटोरिकल क्वेश्चन और कोटेशंस, कोटेशंस भी यूज कर सकते हो। डिटेलिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक, मेरिट्स, डीमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंक्लूजन, अ फॉर्मल एंड लॉजिकल एंड टू द रिटल कंटेंट, अ समरी ऑफ ऑल दैट हैज बीन डिस्कस्ड, वन मैनी कंक्लूड विद अ फाइनल ओपिनियन, रिकमेंडेशन और अ कमेंट एक्सप्रेसिंग होप, अ वार्निंग, एन अपील और अ कॉल फॉर एक्शन। द कंक्लूजन शुड बी, सबसे पहले आपको देना है कि एक फॉर्मल अच्छा कंक्लूजन देने का। उसके बाद जनरली क्या आएगा, फाइनल ओपिनियन आएगा, कोई रिकमेंडेशन आएगा, लोगों से अपील आएगी, या क्या हो सकती है, वार्निंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में आखिरी में तो वार्निंग ही होगी, देख लो भैया, डूब जाएंगे सब, मतलब वो अपने तरीके से वार्निंग होगी। चलो अब पॉइंट्स टू रिमेंबर छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं है। क्या भयंकर दिया है, आप पढ़ लोगे ना, बवाल। यही पढ़े, ये मेरे को लगता नहीं वैसे एग्जाम में आएगा। चलो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ टैटूज, मतलब टैटू से रिलेटेड है। टैटू सिर्फ लिखा है कि नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या डिस्कशन होने वाला है। एक जस्ट ऐसे देख लेते हैं अपन, फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज में कूदते हैं, बट अभी के लिए ये देख लेते हैं। देखो टैटूज, अब मेरे को पहले क्या कर रहा है वो देखो, टैटूज हैव बीन अराउंड फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स बट दे हैव ऑलवेज हैड देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स। द मेन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद गेटिंग अ टैटू इज, हजारों सालों से टैटू किए जा रहे हैं, हमें पता है, वो आदिवासी लोगों के भी यहाँ पे भी सब जगह रहते थे, देखा होगा। बट हमेशा से क्या प्रॉब्लम रही है उसके, इन्फेक्शन। द टैटू प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स पुशिंग पिगमेंट फार डाउन इनटू द डर्मिस ऑफ द स्किन विद अ नीडल, ठीक है। इतना सब नहीं पता होगा तुम लोग को, इसलिए बोला विथ मॉडर्न स्टेनलेस स्टील एंड स्टरलाइजेशन मशीन्स दिस इज मच इजियर टू कीप क्लीन एंड प्रॉब्लम फ्री देन द ओरिजिनल टैटूइंग मेथड ऑफ रबिंग एश इनटू वुड्स, बट प्रॉब्लम्स कैन स्टिल ऑकर। बोल रहे हैं अभी मॉडर्नाइजेशन की वजह से स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा इसमें टैटू में भी, और जब अपन कोई सर्जरी वगैरह डॉक्टर करता है, हाथ वाथ पे कट गया, थोड़ा सिलाई मार दिया, ये सब जब करता है तो एक मशीन के अंदर उसके इक्विपमेंट्स रख देता है। अगर ध्यान दिया होगा तो एक मशीन के अंदर उसके इक्विपमेंट्स रख देता है, जिससे अब जो भी जर्म्स है वो किल हो जाते हैं। वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन। इफ अ टैटूइंग नीडल इज नॉट कंप्लीटली क्लीन when it pierces your skin it can deposit germs deep into the skin along with the pigment it is delivering. A major problem with the infection from unclean tattoo is it can infect the recipient from with hepatitis B. In turn, hepatitis can cause inflammation of the liver, which is painful to start with, and if left to develop, can chronic and cause long-term damage and even death. Initial symptoms of hepatitis infection can last for 2 weeks and include a raised temperature, headache. ये सब उसके symptoms बता दिए. By this point, the pain and other symptoms will have been taken by the doctor. Doctor ये करेगा. Up to 9% of the adults with a hepatitis B infection with fully recover fully, but the rest may develop. बोले 95%. अब मैं वापस बोल रहा हूँ, ये आपको पता होना जरूरी है कि नहीं, सिर्फ अपन सैंपल पढ़ रहे कि उसने कैसे फ्लो किया है। पहले बता दिया टैटू की बात करें ना, बहुत हजारों साल से है बट प्रॉब्लम्स भी है। क्या बोला सबसे पहले, है हजारों साल से बट प्रॉब्लम्स भी है, बट अभी तो हजारों साल से है, मतलब अभी कुछ बदलाव हुआ होगा। हाँ बुरा स्टेनलेस स्टील की नीडल है, उससे हुआ तो है, बट पूरा गया है क्या, नहीं। टैटू से इन्फेक्शन, हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ टैटू है, तो टैटू से इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से क्या क्या हो सकता है, फिर डॉक्टर ये हो सकता है, फिर इतने परसेंटेज, ये बैंड बस्ती है। इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग by good living condition, and hepatitis B can be prevented with a vaccination, which many tattoos will have a preventive measures as they do not wish to catch hepatitis B from their customers, some of whom may carry it unknowingly. When you receive a tattoo, ensure that the tattoo equipment is properly sterilized, ठीक है। In the local health department has checked them out and that you are confident that they are clean. No responsible tattooist will mind showing you how he or she ensures his or equipment is clean and safe. अगर आप पूछ रहे तो उसका तो भाई रिस्पॉन्सिबल तो दिखा देगा ना, देखो सर ये है, एक तो देखो मैं नीडल तो नहीं यूज करता हूँ हमेशा, नहीं है तो ये देखो मेरी स्टरलाइजेशन मशीन अब भी आपके सामने से निकाला है। और अगर किसी के बीच में पर्दा है यहाँ पे और बोल रहा है दिखाओ दिखाओ, अरे नहीं सर, अरे आप घर की बात है, ऐसा क्या, तो मतलब वो बोल रहा है ऐसा नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा तो दिखाना पड़ेगा। After receiving your tattoo,
if you run a temperature, get headache or sudden lack of energy, get in touch with your doctor straight away. It is much better to be diagnosed as much as not being a problem than to risk have a hepatitis infection and not having it treated as early as possible. Instead of getting a permanent tattoo, you could get a temp क्या बोल दिया, रिकमेंड कर दिया, भैया देख लो इतनी हेल्थ प्रॉब्लम ये होता है, परमानेंट टैटू की जगह तुम वो ले लो ना हमारा टेम्पररी वाला. They are available in wide range of designs from star tattoos of tribal styles and do not carry any risk of infection. आ गया रिकमेंडेशन. तो इसमें क्या क्या हमने देखा कि आखिरी में उसने क्या किया है, रिकमेंडेशन दिया है. यहां पे आपको समझ में आएगा एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स, ये सब उन्होंने बताया है. ठीक है, ऊपर उन्होंने क्या किया है, स्टार्टिंग में हिस्ट्री के बारे में थोड़ा कर दिया और करंट सिनेरियो बता दिए. ये क्या लर्न कर लोगे पूरा, ये पूरा आर्टिकल लर्न करके जाओगे? नहीं, सिर्फ देखना है कि आखिरी में कुछ रिकमेंडेशन है, कोई एडवाइस है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ एक्शन है या कोई वार्निंग है, ये हो सकता है. ठीक है, ऊपर उन्होंने बोल दिया जो टॉपिक है उससे हमने थोड़ा हिस्ट्री और उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दे दिया. ठीक है, और उन्होंने फिर बीच में उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिए है. चलो अब आएंगे अपन इस पेज पे. कितने क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, कोई वरी नहीं. अब अच्छे से करते हैं, अब देखते हैं इसको. एटलीस्ट तुम्हारे मॉड्यूल के सबके प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी एक बार गो थ्रू हो जा रहे हैं ना. और मैं बता रहा हूं 90% बच्चा नहीं करता है, 90% बच्चा नहीं करता बीसीआर सीरियसली. अरे पहले तो दिमाग में रहता है, क्या रहता है, फॉर्मेट ही तो है, क्या रहता है, फिर लिख के आता है इंक्वायरी में कुछ भी गड़बड़, ऑर्डर में कुछ भी, ना टेबुलर फॉर्म में ना किसी में, फॉर्मल लेटर्स में इनफॉर्मल बना देंगे, ईमेल का कोई ठिकाना नहीं है. फॉर्मेट सही रहेगा, अंदर का कंटेंट पूरा थर्ड क्लास. ठीक है, अपन डिटेल में एक एक इसमें देख रहे हैं. ऑलमोस्ट सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन करा है, जहां पे 10 है उसमें से 1 या 2 ही होमवर्क दिए, बाकी मैंने करा दिए, वो भी होमवर्क तुम्हारा चेहरा देख के. ठीक है, मैं तो करवाने की इच्छा ही रख रहा था ऐसे ही चेहरा देख के, बट अभी तो क्लास हो रही है. ठीक है, चलो इधर ध्यान दो. सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल्स एंड प्रोवाइड अ सूटेबल टाइटल. मैं पढ़ूं? हाँ. See, stocks related to the consumption theme have taken a severe beating ever since the Prime Minister announces demonetization of 500 and 1000 note on 8th of November. The Nifty India Consumption Index has shrunk 11.4%. Some stocks have slipped down to 21%. इधर ध्यान दो, स्टॉक मार्केट की बात हो रही है और क्या की बात कर रहे हैं, कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स की. मतलब इसलिए थोड़ा न्यूज़पेपर आर्टिकल. कंजम्पशन मतलब बताओ जल्दी, कंजम्पशन मतलब कंज्यूमर गुड्स वाले स्टॉक. नहीं नहीं नहीं, कम्युटेड डेरिवेटिव नहीं, हम कंपनी, नेचर ऑफ इंडस्ट्री. कंजम्पशन मतलब HUL, ब्रिटानिया, पार्ले, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, ITC, ये सब क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाले. पतंजलि, नेस्ले कुछ हद तक, क्योंकि चॉकलेट्स वगैरह वो बेचता है. ये क्या हो गए, कंजम्पशन रिलेटेड. मतलब या कंजम्पशन सिर्फ खाना नहीं होता भैया, सोप, ITC की, लक्स की, वो सब इसके अंदर आ जाती है. वो बोल रहे हैं जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिमोनेटाइजेशन किया है, कंजम्पशन वालों की बैंड बज गई. और निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स, ये समझता है, देखो निफ्टी अपना एक इंडेक्स है जो शेयर मार्केट का फ्लो बताता है, वो छोड़ दो क्या बनता है वो सब नहीं. कंजम्पशन से रिलेटेड क्या होता है ना, पहले तो निफ्टी इंडिया होगा पूरा, पूरे शेयर मार्केट का, फिर इन्होंने बांट दिया कंजम्पशन, ऑटोमोबाइल्स, अलग अलग सेक्टर में. तो कंज्यूमर गुड्स वाली जो कंपनीज है उनका मिला के कैसा फ्लो रहा है वो निफ्टी इंडेक्स बताता है. श्रंक 11.4%. सम स्टॉक्स हैव स्लिप्ड अप टू 21% भी गिरावट कोई स्टॉक्स में. द फियर दैट द डिमोनेटाइजेशन ड्राइव विल put a lease on the high ticket spending consumer has spooked sentiments. While the current outlooks bleak, analysts say this sell-off provides a good opportunity for investment to enter certain stocks as the consumption story remains on a solid
फुटिंग। अभी तो बोले गिरावट है, बस जिसको इन्वेस्ट करना है वो अभी गिरे हुए भाव में खरीद सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में तो कंजम्पशन बढ़ेगा ही। The sell-off in the consumer basket is backed by reason. The consumer sentiment soars after the government sucked out liquidity from the system by removing 500 और 1000 के notes from circulation. People face an uphill task managing their liquidity position with a limited stock of lower denomination notes in circulation and difficulty in transacting the new 2000 rupees notes. For most, the focus will be on the preserving cash, and planned discretionary spending will be put on the बैक बर्नर। बोले मोस्टली लोग क्या करेंगे, पैसा बचाएंगे और प्लान ये डिस्क्रिशनरी ये सब छोटी मोटी चीजें अवॉइड करने का सोचेंगे। ये उनकी प्रायोरिटी में क्या है, बैक बेंचर है, बैक बर्नर है। इन द नियर टर्म डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड सेक्टर रिलायंट ऑन कैश इकोनॉमी विल बी अफेक्टेड। जहां पे कैश कहां पे होता है, कंस्ट्रक्शन पे, कंज्यूमर गुड्स, होटल इंडस्ट्रीज, यहां सब पे अपन जनरली क्या देते हैं, कैश देते हैं। द रूरल सेगमेंट वेयर मोस्ट ट्रांजेक्शन आर इन कैश विल टेक द बिग हिट। अभी भी अभी अपन रूरल जगह पे है कि नहीं, कोई गांव में जाओ तो भी बहुत हद तक यूपीआई अभी आए हैं, बट ये डिमोनेटाइजेशन वाली के टाइम का आर्टिकल बता रहे हैं, वो टाइम पे हो सकता है सब जगह पेटीएम करो नहीं होता होगा, ठीक है। चलो, this will dent large ticket sales of two-wheelers, passenger vehicles and consumer durable. Rural and semi-urban markets can see a significant cut in discretionary spend. Heading Dubai. Effects of demonetization. और कुछ जगह उन्होंने स्पेशलाइज किया है किस पे, कंज्यूमर पे। मेरे को भी नहीं पता टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा नहीं कि पहले से देख के आओ, तो मैं सब सोच रहा हूँ इसने कहाँ पे डाला है, बार बार कंज्यूमर गुड्स पे डाला है। चलो, सिर्फ यही सही है क्या, नहीं, बट ये ज्यादा कंजम्पशन स्टॉक ऑफर गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, ये भी हो सकता था। इफेक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑन कंजम्पशन स्टॉक्स, ये भी हो सकता था। इन्होंने गुड अपॉर्चुनिटी डाला है ना बीच में, इसलिए इन्होंने क्या, अब बताओ कोई पर्टिकुलर आर्टिकल में पॉजिटिव स्टेटमेंट अट्रैक्ट करेगा कि जनरल स्टेटमेंट की नेगेटिव स्टेटमेंट, कहीं नहीं, कोई नहीं बताता। ट्राई करना कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हो अगर उसमें है तो, ठीक है। यहां पे जो एक्सरसाइज दी है, तो अपन ने सबसे पहली चीज क्या सीखी, हेडिंग में प्रायोरिटाइज क्या करना, पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट, फिर क्या करोगे, जनरल वाला, फिर क्या करोगे, नेक्स्ट। अरे चलो जल्दी से ध्यान दो। Bengaluru real estate brokers in Karnataka hit by slowdown and demonetization fear that the new draft state real रेरा अपना ये जो कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह होता है ना, उसके लिए एक नया एक्ट आया है, ठीक है। रेरा विल मेक देयर बिजनेस अनवायबल विद सम इवन अप्रहेंडिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ क्लोजर, ठीक है। ये रियल स्टेट ब्रोकर्स को लग रहा है, क्यों, जो स्लो डाउन हुए किसकी वजह से, fear that the slowdown हुए and demonetization, fear that the new draft state रेरा से हमारा क्या हो सकता है, बिजनेस अनवायबल, मतलब इसको चलाना अनप्रॉफिटेबल हो सकता है, with some even apprehending the prospect of closure. The government expects an agency to pay a proposed registration fee of 5 lakhs in the city and 2.5 lakhs in rural areas in the new state of RERA rule. Currently 80% are individual agents while 20% work with agencies in the सिटी। ये देखो वापस आओ, रियल स्टेट ब्रोकर्स इन कर्नाटका की बात चर्चा चल रही है। द रजिस्ट्रेशन फी सेट बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन गुजरात एंड यूपी 10,000, और इन्होंने कितना रखा है, कितना रखा है, 5 लाख, which is much more affordable in the light of the relevant lower income levels of the real estate agents. real estate agents जैसे क्या होता है, जमीन दिखाएगा, बिल्डिंग दिखाएगा, तुमको पसंद आई बेच देगा, जो बिल्डर है उससे कमीशन ले लेगा, तुमसे थोड़ा कमीशन ले लेगा, उसका घर बार चल रहा है, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं भाई तुम एक और रेरा में 5 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस ले रहा है, ये एक हाईलाइट है, 5 लाख रुपए का ले रहा है जो रिलेटिवली ज्यादा है, और गुजरात और यूपी में कितना है,
10,000 ही है। द एजेंट वर्क फॉर merely 2% कमीशन ऑन द कंस्ट्रक्शन वैल्यू, द हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इन अ लॉन्ग क्वेश्चन पीरियड इज द रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन डिमिनिश द रियल returns. Given this, it is unviable to expect a real estate agent to pay 5 lakhs as registration fees, said Farooq Mahmood, CMD, Silverline Group, a real estate developer and a broking कंपनी। ये तो रियल एस्टेट खुद डेवलपर और ब्रोकिंग कंपनी और बोल रहा है भैया ये जो रियल एस्टेट है हमारे गरीब लोग, रियल एस्टेट के जो एजेंट है ये 5 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं। द बैंगलोर रियल्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया has expressed its reservation on the proposed rules, that the first being registration fees and other is the issue of penalties for default by developers। इन्होंने दूसरा ला लिया, बोले एक तो रजिस्ट्रेशन फीस और नहीं किया तो उसकी पेनल्टी, दूसरा such measures will be setback for the trade, said Ayub Khan, owner Apex Estate and Properties, a real estate brokerage firm in Bengaluru। क्या बोलोगे? रेरा की रजिस्ट्रेशन फीस 5 लाख, गुजरात यूपी में 10,000, रियल एस्टेट एजेंट के लिए बहुत ज्यादा हो रही है। वैसे इनकी बैंड बजी है अभी डिमोनेटाइजेशन से और स्लो डाउन से, बट बार बार क्या आ रहा है? रेरा रजिस्ट्रेशन फीस। तो क्या आ रहा है बार बार? रेरा। तो क्या हेडिंग में शायद रेरा हो सकता है? बर्डन सम रजिस्ट्रेशन फीस इन रेरा, ऐसा कुछ हो जाता है। चेंजेस नहीं, इन्होंने तो लाया है रेरा और उसमें 5 लाख डाल दिए, तो चेंजेस आई डोंट थिंक सो वर्ड आएगा वहां पे। हाँ, रेरा अफेक्टिंग रियल स्टेट एजेंट्स। चलो, मेजर प्रॉब्लम फेस बाय रियल स्टेट ब्रोकर्स, रियल स्टेट ब्रोकर्स हिट बाय हाइट एजेंसी फीस। चलो अब अपने को करना है कार्ड पेमेंट ऑन अ हाई आफ्टर, कार्ड पेमेंट ऑन अ हाई आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। ये हमारा क्या हो गया? टॉपिक हो गया। अब अपने को क्या लिखना है? आर्टिकल। अब देखो इसमें जो जो टॉपिक रहेंगे दैट शुड बी अ सॉर्ट ऑफ अ जनरल नॉलेज। और ये अब डिमोनेटाइजेशन से कार्ड पेमेंट बढ़ा है तो आपको अगर क्लिक हो गया डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था तो वो लिखना पड़ेगा, नहीं तो डेट डाल दो। जस्ट आप ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ लोग बहुत ये वो हो गए, कैश रखना लोगों ने वो कर दिया, दे ऑल आर शिफ्टिंग टू बैंक्स। अब जब व्हेन दे आर शिफ्टिंग टू बैंक्स द मर्चेंट हैव एक्सपीरियंस दैट द पेमेंट फ्रॉम द कार्ड हैव बीन ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। ये जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया है तो उनको समझ में आया कि जब ये पेमेंट कार्ड पेमेंट एज कंपेयर टू कैश काफी कम हो गया है। ठीक है, ठीक है। चलो और कोई दिमाग में आ रहा है? कार्ड पेमेंट ऑन हाई आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, बोलो। हाँ जी, कार्ड पेमेंट हाई तो बैंक ने कार्ड पेमेंट पे चार्जेस भी बढ़ाए हो सकते हैं क्या? हाँ, कार्ड पेमेंट पे चार्जेस अगर लगते हैं मर्चेंट को तो वो उसके लिए अलग कॉस्ट भी हो सकता है। चलो, कार्ड पेमेंट ऑन हाई ऑन, ये याद होगा तो बेस्ट है। नवंबर 8 16 गवर्नमेंट अनाउंस डिसकंटिन्यूएशन ऑफ 500 and 1000 का नोट्स, द मूव फोर्स्ड पीपल टू यूज ऑप्शन सच एज इंटरनल। आ गए अपन ऑनलाइन में शिफ्ट हुए, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स एंड अदर प्रीपेड इंस्टॉलमेंट्स। डिजिटल ट्रांजैक्शन हैव ग्रोन बाय, अब तुमको याद होगा जनरल नॉलेज में तो लिख पाओगे, नहीं तो क्या लिखोगे? हैव बीन ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। बट कुछ लिख देना, तुमको पता है फील दिल बोल रहे हैं हाँ सर ये भी तो लिखने का मन है, बट पता ही नहीं है कितना परसेंटेज बढ़ा है क्या, तो क्या लिख दोगे? ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। द फिगर डज नॉट इंक्लूड ट्रांजैक्शन डन थ्रू मास्टर एंड वीजा कार्ड्स। अगर अब ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया, ये छोड़ दो। पीपल टू बी एजुकेटेड अबाउट डिजिटल पेमेंट्स थ्रू वेबसाइट एंड टेलीविजन, दिस वाज द मेन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, डिजिटलाइजेशन तो आया है तो हमारे क्या देश का सब नागरिक को पता है कि कैसे डेबिट कार्ड यूज करते हैं? आधों के पास तो होगा भी नहीं, करेक्ट। वो कुछ कुछ लोग तो अपना जो सिर्फ सब्सिडी और ये सब का पैसा आता है बैंक में सिर्फ उतना ही पता होता है उनको, बैंक जाके और पैसे निकालना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो टॉपिक समझ के तुमको लिखना पड़ेगा एक्चुअल हमारा देश में क्या जरूरत है वो हिसाब से, क्योंकि इनके आंसर में वही होगा। दिख रहा है परसेंटेज इंक्रीज बता दिया, लोग शिफ्ट हो गए इंटरनेट, कार्ड पेमेंट, यूपीआई और ये सब पे। बहुत सारे लोगों को एजुकेशन का जरूरत है अबाउट द प्रोसेस। ठीक है, इंक्रीज ट्रांजेक्शन ऑन ई वॉलेट, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन यूजिंग रुपे कार्ड इज इंक्रीज्ड। ये याद रहेगा, मतलब तुमको पता होगा क्या? नहीं, अगर ऐसा कोई टॉपिक आ गया जो पता है तो बात अच्छी है। दीज डिजिटल ट्रांजेक्शन विल इंश्योर मनी कम्स इनटू द सिस्टम, ऑल ट्रांजेक्शन स्लैश मनी विल बी अकाउंटेबल, दे विल जनरेट टैक्स। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या आ गया? बेनिफिट्स ऑफ शिफ्टिंग टू डेबिट कार्ड्स। सब अकाउंट हो रहा है भैया, किसके बैंक में कितना पैसा है। पहले तो
घर पे तिजोरियों में रहता था, अब बैंक में कितना पैसा, तो गवर्नमेंट एंगल से सब अकाउंट हो रहा. द गवर्नमेंट विल डेवलप बेटर वेलफेयर प्लान्स व्हेन मनी विल बी डिपॉजिटेड इन बैंक्स. इसमें से अगर इज्जत से 60-70% भी फ्लो तुम लिख दिया, जिसमें समझ लो नंबर्स नहीं है तो ड्रास्टिकल वर्ड यूज कर लो, बहुत हैज सीन अ मेजर ऑब्जर्व्ड अ मेजर इंक्रीज ऐसा लिख दो. बट ये सब तुम्हारा दिमाग में आना चाहिए कि भाई सर अगर टॉपिक उसने क्या दिया है, कार्ड पेमेंट ऑन हाई आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, तो डिमोनेटाइजेशन है उसकी वजह से यहाँ पे लोग शिफ्ट हुए, उसकी वजह से डेबिट कार्ड भी बहुत यूज हो रहा है उसकी वजह से. बट एजुकेट करना भी इंपॉर्टेंट है लोगों को. ठीक है, जब डेबिट कार्ड हो रहा है तो बैंक में पैसा अकाउंटेबल होते जा रहा है, ये एडवांटेज हो रहा है गवर्नमेंट को, सो दैट गवर्नमेंट बेटर प्लानिंग कर पा रही है. चलो, मुंबई नो लॉन्गर इंडियाज इकोनॉमिक कैपिटल. इस पे ज्ञान होगा, चलो देखते हैं. Mumbai preserve the charm of an open, dynamic urban space owing to preferential decisions making an investment. Delhi appears to have been surging ahead of Mumbai. Mumbai has ceded its position as economic capital of India to Delhi. The Oxford Economic Forecast for 2030 shows that Delhi is predicted to be at the 11th spot. Mumbai will be at 14th. अब मेरे को एक बात बताओ, तुमको पता होगा कि ये समझ लो कि अगर वो खुद ही टॉपिक बोल रहा है कि मुंबई अब शायद अपना डेजिग्नेशन खोने वाला है, तो नेक्स्ट सिटी तो तुमको पता होना चाहिए कि क्या हो सकती है. क्या है? दिल्ली. अब इसमें स्पॉट भी नहीं पता होगा तुमको, इतना जनरल नॉलेज होता नहीं है, तो क्या लिख के आओगे? लूज कर रहा है स्पॉट, और वो ऊपर जाने वाले हैं. सिंस दिल्ली इज द कैपिटल, बिजनेस वांट टू बी क्लोजर टू फॉर इट्स क्लियरेंसेस. बहुत सारा बिजनेस को बहुत सारा लाइसेंसेस लगता है. देखो कितना नॉलेज चेक होता है इसमें. अगर 5 मार्क में से 4 3.5 चाहिए तो थोड़ा पेपर वेपर थोड़ा अच्छा चीज देखो. वो बोल रहा है बहुत सारा लाइसेंसेस लगता है, तो आपको क्या मिनिस्ट्री मंत्रालय जाना होता है, तो दिल्ली में ये तो हमको जल्दी मिल जाएगा, बिकॉज आवर बिजनेस इज क्लोजर टू दिल्ली. सिंस the availability of infrastructural facilities affects the cost, thus attracting the business. High cost of land and labor in Mumbai is unfavorable to business and does not offer suitable inducements to attract investment, domestic and foreign. जितना अपन अभी 3 BHK का रेंट भरते हैं ना, 30,000 35,000, वो सिर्फ इतने एरिया का बॉम्बे में देते हैं, मेन एरिया में. ठीक है, अब ये सब चीजें तुमको आनी चाहिए. जितना रियलिस्टिक डाल पाओगे डाल देना. नंबर्स नहीं पता तो गलत मत डालना. ये रैंक वैंक अपने मन से मत डालना, इतना परसेंट इंक्रीज गलत मत डालना. देखो वो तो चेक करेगा कि परसेंटेज दिया है तो सही है, गलत दिखा तो काट दिया, गलत दिखा तो काट दिया. परसेंटेज नहीं दिखा तो वर्ड डाला है तुमने क्या ड्रास्टिकली, अगर उसको भी अंग्रेजी आती है तो मार्क्स दे देगा, नहीं दे पाया तो वैसे भी जा रहे थे. गलत से तो और इंप्रेशन गलत हो रहा था आगे के, और अंधाधुंध में फिर एवरेज में 5 से कितना देगा, 2 तो बिना क्लास के भी मिलते थे. ठीक है, चलो. सेकेंड है अनएम्प्लॉयमेंट एन ऑब्स्टिकल इन द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, अब इसमें तुम कर देख सकते हो द वर्ल्ड इकोनॉमी इज फेसिंग 2 मेजर चैलेंजेस. एक तो गरीबी जो हमेशा रहेगी, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि टॉपिक में है. ठीक है, सेकेंड है फाइनेंशियल क्राइसिस कॉज्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू एन ओवरऑल परचेजिंग पावर रिजल्टिंग. आ गया तुम्हारा इकोनॉमिक्स. अब इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है. फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही तो परचेसिंग पावर वाले इशू आएंगे, रिजल्टिंग इन पॉवर्टी फॉलोड एज एन इंक्रीज बर्डन ऑफ डेब्ट. इन इंडिया द प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी हैज ऑलवेज बीन द मेन हिंड्रेंसेस टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जब टॉपिक में ही बोला है भी ऑब्स्टिकल है तो आपको तो गंदा बोलना पड़ेगा. इन अनदर कोलाइजल प्रॉब्लम इज द लार्ज पॉपुलेशन. एक सेकंड में कितने बच्चे होते हैं अपने देश में पता करना आज रात को. अ क्रिटिकल एस्पेक्ट इज द रीजनल डिस्पैरिटी. मास माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन एडिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. लोग गांव वाव सब छोड़ छाड़ के कहां रहे? मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, ये सब सिटीज में. तो भैया वहां के लोग को तो जॉब मिल नहीं रहा था, तो इनको कैसे देंगे? ठीक है, economic reforms, changes in the industry's policies and better utilization of available resources will reduce the problem. The government must initiate long term measures for poverty alleviation. समझ रहे फ्लो? ठीक है, चलो ये कोविड कर ले. अब एक करोगे अपने मन से, देख के नहीं करना होगा, पहले लिखना. फिशिंग का मतलब क्या होता है पता है? वो मछली पकड़ने में बड़ी वाली मछली, वो है ये. हाँ,
लिखोगे, ट्राई करोगे, इंक्रीज है, इससे टॉर्चर हो सकता है, लोगों सुसाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो। कोविड 19 इम्पैक्ट एंड स्ट्रेटेजीज फॉर एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अब कोविड में एजुकेशन सेक्टर का रिलेट क्यों दे रहे हैं? बच्चा स्कूल नहीं गया, ऑनलाइन पढ़ा। अब ऑनलाइन कैसा पढ़ता है पता है, तो उससे इफेक्ट लॉन्ग टर्म हो सकता है। अभी हमको क्या प्रमोट करना चाहिए? फेस टू फेस गोइंग, प्रैक्टिकल अप्रोच, ये सब यहाँ पे आना चाहिए। और इफेक्ट्स बताओगे कि क्या क्या हो चुका है कोविड की वजह से। चलो देखते हैं। आ गया, स्कूल बंद हुआ है हमारा। Country began shutting down schools and colleges temporarily as a measure to contain the spread of the novel coronavirus. Crucial events such as board exam, entrance exam, admission, etc. were impacted. शायद बोर्ड एग्जाम भी ऑनलाइन हुआ था, करेक्ट? हुआ ही नहीं, पास कर दिया था इनको। क्या और क्या, कौन कौन इसके थ्रू हुआ था पास? मतलब बिना एग्जाम दिए पास हो गए। Long term impact on the continuity of learning for more than 285 million young learners in India. अब 285 ये याद होगा तुमको, इतना तो जी के हमने को नहीं होता, तो लिखोगे on a large number of students in India, कुछ ना कुछ छोड़ के जाना। अगर देखो सेम आ गया ना, अपन ने ऑलमोस्ट सब कवर किया है, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो भी परसेंटेज याद नहीं रहेंगे, मैं समझ सकता हूं, बट एक फ्लो तो बहुत अच्छा मिल जाए। उसके बाद बोल रहे स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी अफेक्ट हो गई है। हैंडफुल ऑफ प्राइवेट स्कूल कुड अडॉप्ट ऑनलाइन टीचिंग। ये जो 1 लाख रुपए साल लेते हैं ना, उन्होंने ही दिया है भाई, ऐप में जाके घर पे बच्चों को। बाकी सबने बोला हाँ 6 महीने के लिए स्कूल बंद, फिर कोरोना है वापस 6 महीने के लिए स्कूल बंद, 1 साल बच्चे का एजुकेशन गया है। ठीक है, तो ये अपने आप को अभी पुणे में मत समझना, जहां पेपर दे रहे हो वो हिसाब से लिख रहे हो, थोड़ा इंडिया में बाकी जगह भी है वो हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में लिखने का। ठीक है, लो इनकम प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल शट बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू ई लर्निंग सॉल्यूशंस। और चौक खत्म हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, वहां पे तुम प्रोजेक्टर और ई लर्निंग और घर पे ऐप की क्लासेस का नहीं बात कर सकते। डिसरप्टेड द हायर सेक्टर एजुकेशन विच इज अ क्रिटिकल डिटर्मिनेंट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिकल फ्यूचर। स्टूडेंट्स हैव बीन बार्ड टू लीव द country. Unemployment shot up from 8.4% in mid March in April. ये तुम नहीं लिख पाओगे। Disruption is pushing policymakers to figure out how to drive engagement at scale while ensuring inclusive e-learning solutions. Strategies required to manage the crisis. इम्पैक्ट की बात की है अभी अपन ने, सिर्फ इम्पैक्ट लिख के आओगे क्या? हेडिंग में दिया है, क्या दिया है? स्ट्रेटेजीज फॉर एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। देखो, कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग इन गवर्नमेंट स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज। गवर्नमेंट स्कूल को जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा रिवाइज करो, रिसोर्सेज वहां प्रोवाइड करो। लर्निंग सोल्यूशन फॉर एटलीस्ट solution at least for marginalized least to be developed. Reconsider the current delivery and pedagogical methods in school and higher education by seamlessly integration classroom learning with e-learning model to build a unified learning सिस्टम। भैया अभी तो हो गया, आगे जाके ऐसा कुछ कर दो कि ऐसा कुछ अगर होता है, कोई पर्टिकुलर पेंडेमिक आता है, तो इतना एजुकेशन पे इफेक्ट ना हो। चलो, एक मिनट है। Should the voting age limit to be lowered at 16? 16 साल करनी चाहिए क्या वोटिंग देने की लिमिट? ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसमें तुम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकते हो। तुम बोलेंगे हाँ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोगों को समझ में आएगा, वोटिंग राइट एंड ऑल, बट 16 साल का बच्चा तो कुछ भी मांग के आ जाएगा, मोदी जी जो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे उसको वोट देके आ जाएगा। तो चलो इन्होंने क्या लिखा है, देखो इन्होंने मोदी जी के बारे में गलत तो नहीं लिखा होगा वैसे। देखो, शुड द वोटिंग एज लिमिट टू बी low question mark to 16. Knowledge explosion, youth has more awareness, globalization, advent of internet, kids are street smart, too young, negative आ गए, too young, immature, get influenced very soon. देखो प्रॉपर जो मोदी जी का फील है सब है, get influenced, indecisive and impatient। सोच के गया आज वोट दूंगा किसको? कांग्रेस को, वहां जाके 2000 रुपए बीजेपी। impulsive decision मेकर्स, जनरली वी आर एट वेरी यंग एज, तो हम लोग अपने डिसीजंस बहुत इंपल्सिव कर लेते हैं, और है ऐसा फैक्ट है। और लैक ऑफ होलिस्टिक विजन एट 16 इयर्स। पहले क्या बताया? पॉजिटिव क्या बोला कि भैया नॉलेज एक्सप्लोइटेशन होगा, ग्लोबलाइज, एडवेंट ऑफ इंटरनेट, किड्स आर स्ट्रीट मास। फिर आगे नेगेटिव पे टू यंग है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, इमेच्योर है, गेट इन्फ्लुएंस वेरी सून। ये सब इन्होंने दिया है, इसमें से तुम बहुत अच्छा लिख के आओगे अगर ऐसा आ जाएगा तो। ठीक है,
सर नहीं आए, इज्जत में रहो अपना। रोल ऑफ ग्रोथ ग्रोइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स इन यूथ टुडे कॉजेज द, चलो गुड मेंटल हेल्थ, जो तुम्हारे पास तकलीफ है उसकी बात कर लेते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। रुक जाओ एक मिनट बस। हाँ देखो, पहले बोल रहे हैं नियरली 500,000 क्या स्ट्रेस्ड और कैसा फील, मिलीनियल मतलब करियर, फाइनेंशियल एंड फैमिली वेलफेयर आर कॉमन प्रॉब्लम्स। रोटी कपड़ा मकान कैसे कमाए गए, कॉमन प्रॉब्लम है। फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस इज द रीजन व्हाई पीपल मिस देयर वर्क। मेंटल हेल्थ अफेक्ट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। मेंटल हेल्थ तो क्या क्या हो सकता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस मेरा स्ट्रेस इज द लेजिटिमेट रीजन टू टेक टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क। स्टैटिस्टिक्स, एज गैप 18 से 29 ईयर्स और 30 से 39 शो हायर रेट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इन वर्क प्लेस। क्यों हंस रहे हो, क्या हो गया? Research and study to find the root cause is important. Discussing about the mental health is not. कोई अगर आप खुद भी स्ट्रेस फील करते हो, देखो ये खुद है, एग्जैक्ट डाला है जो एक्चुअल है। हम लोग बहुत जनरली एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, अकेले में सोचते रह जाएंगे। कोई आए तो ठीक है। स्लीप स्टेप्स टू इंप्रूव मेंटल हेल्थ, स्टे कनेक्टेड, टेक टाइम टू आस्क एंड लिसन, कोलैबोरेट एंड शेयर योर रिसोर्सेज। सर नहीं आए ना बट अभी तक, वी स्टार्टेड लेट। हाँ सर, अमन सर बाहर है, अरे वो अंदर आ जाते हैं। इनको भी कोई जल्दी लग नहीं रही है, खत्म। हाँ तो तुम सर से बोलना ना, सर ब्रेक दो, मेरे को क्यों बोल रहे हो? हाँ जी, अरे इसने कम्युनिकेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा। चलो 2 बचे, वो होमवर्क करना जो करते नहीं हो, कल अपन डिस्कस करके क्लोज कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर।